बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। वीकेंड है जनाब, सैटरडे का दिन हो और सैटरडे का दिन जो है वो मोस्टली लोग जो है उनका ऑफ भी होता है, घरों में होते हैं और आराम फरमा रहे होते हैं और हम यहाँ आपके साथ मौजूद होते हैं। और सुबह सुबह आपको अगर अच्छी चाय मिल जाए तो यकीन करें आपका दिन जो है वो बड़ा अच्छा गुजरता है, मज़ेदार चाय के साथ। और साथ साथ आपको ज़िंदगी में मैं समझती हूँ इंसान को एक तो आपका इखलाक बड़ा बेहतरीन होना चाहिए। इंसान को ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपका रवैये जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। किसी भी आप काम में देख लें, अगर आप किसी से मिल रहे हैं या कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर रवैये हमेशा इंसान को बहुत कुछ सिखाते भी हैं और बहुत कुछ बताते भी हैं। तो लिहाजा इंसान को खुश रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी आपकी खूबसूरत बन सके और दूसरे भी आपके साथ जो रहते हैं उनके साथ भी ज़िंदगी जो है वो आपकी अच्छे से गुजरे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि मौसम भी चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज होने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियाँ भी हैं। डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। देखें, अभी तक अक्टूबर के महीने में भी डेंगू की ये सूरत हाल है कि लोग इससे काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है दीगर और बहुत सारी वायरल डिजीज़ हैं, जैसे टेम्परेचर इस टाइम है, कफ आपको पता है, जिसमें मैं भी काफ़ी मुतासिर रही हूँ। और इसमें आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमेशा एक बात हमारे प्रोग्राम में भी की जाती है कि आप अपनी सेहत के साथ साथ जो है आप अच्छी ग़िज़ा का जो है वो बहुत आपका इस्तेमाल जो है वो अच्छा होना चाहिए। अच्छी ग़िज़ा आपको हमेशा आपको सेहतमंद रखती है। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, क्यों कहा जाता है कि जब भी आप सेहतमंद होते हैं ना, यकीन करें लेकिन तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक सेहत वाली ज़िंदगी दी है। जब आप बीमार होते हैं, खैर बीमारी आती भी इसीलिए है कि अल्लाह ताला जो है वो आपके बहुत सारे गुनाह भी आपके झड़ते हैं और उसके साथ साथ आपको एहसास होता है कि जब आप सेहतमंद होते हैं तो किस तरह आप अपनी लाइफ को लेकर चल रहे होते हैं, और जब बीमार होते हैं तो तब आप कितना अल्लाह को याद कर रहे होते हैं और अल्लाह के कितने करीब हुए होते हैं कि अल्लाह बस हमें जल्दी से शिफा दे दे और हम जो अपने बाकी के मामला जो हैं वो कर सकें। तो इसीलिए हमेशा शुक्र भी अदा करते रहना चाहिए। ये हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़िंदगी में जितना शुक्र अदा करेंगे उतना अल्लाह ताला आपको ज़्यादा नवाजेगा। इसी के साथ जी हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, आ गए हैं जिनका इंतजार था हमें। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे रोही के एंकर पर्सन बिलाल खान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप बिलाल? ठीक ठाक हैं? मैं मैं अभी बेहतर हूँ, पहले से बेहतर हूँ माशाल्लाह, अच्छी लग रही हैं आप। हाय, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैंने कहा कुछ चेंज भी किया जाना, बड़े अरसे से एक सिलसिला चल रहा था, कुछ मैंने कहा चेंज होना चाहिए। लाजमी है, लाइफ में चेंज होता रहना चाहिए, है ना? हाँ, वो जिंदगी के लिए भी अच्छा होता है आपके लिए भी अच्छा होता है। ऐसे ही है बिलाल? बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बिलाल, वैसे अभी हम क्योंकि डेंगू के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले मौसम की जैसे बात चल रही थी, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर के अगर आज के मौसम की बात करें तो गुज़िश्ता कई दिनों से मुल्तान शहर का मौसम जो है वो इस तरह से महसूस हो रहा है जैसे सर्दियों की आमद होती है। मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार और हल्का ठंडा महसूस होता दिखाई दे रहा है। अगर रात गए की बात करें और अलल सुबह की बात करें तो मुल्तान शहर में हल्की ठंडी हवा चलने की वजह से बिल्कुल इस तरह से महसूस हो रहा होता है जिस तरह सर्दियां आ रही हो, सर्दियों की आमद हो, बिल्कुल सेम उसी कैफियत वाला मौसम होता है। आज भी अगर अलल सुबह का मौसम देखें तो अलल सुबह हल्का बिल्कुल इस तरह से सूरज के आगे बादल आए हुए थे और इस तरह से सूरज की शुआएं थी जिस तरह से सेम सर्दियों में होती हैं। अब सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, गर्मी की शिद्दत में भी नुमाया इजाफा देखने को आ रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में रात के औकात में और दिन के औकात में यानी अलल सुबह के औकात में 8-9 बजे तक मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी होता दिखाई देगा। सूरज अपनी आबोताब के साथ भी नहीं चमकेगा, लेकिन दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो बदस्तूर बरकरार रहेगी और दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 36, 37, 35 के राउंड अबाउट रहेगा। आज भी मुल्तान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कम से कम दर्जा हरारत आज मुल्तान शहर का 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया और हवा में नमी का तनासुब भी गुज़िश्ता कई दिनों से बेहतर है। आज भी 75% तक देखा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें
तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गुज़िश्ता कई दिनों की तरह बदतरीन हद तक आलूदा है, जो कि 183 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फ़िज़ाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई जाहिर की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में मुल्तान शहर का मौसम जो है, दर्जा हरारत जो है, इसमें नुमाया कमी देखने को आएगी। मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद भी दिखाई देगा और आज भी मुल्तान शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता दिनों जो दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार थी, आइंदा आने वाले दिनों में इस शिद्दत में भी नुमाया कमी देखने को आएगी और मौसम जो है वो अक्टूबर के मिड में, अक्टूबर के एंड में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा और इस तरह से महसूस होगा जिस तरह से सर्दियों की आमद है और सर्दियां आने वाली हैं। जाहिर सी बात है, महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आजकल जो आइंदा आने वाला एक हफ्ता है उसमें दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। अच्छा, जिस तरह हम मौसम की बात अभी हम बिलाल में बात कर रहे थे कि गर्मी की शिद्दत अभी भी बाकी है, जिस तरह कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, कल दोपहर में भी और कल रात में भी, और सुबह के टाइम थोड़ा सा फील होता है कि क्योंकि सुबह रातें जो है वो ठंडी तो हो रही हैं। हाँ, सुबह के वक्त ठंडी हवा चल रही होती है, उस वक्त मौसम ऐसा लगता है जैसे मुल्तान में ना वो हल्की हल्की सर्दी आ गई है, लेकिन दोपहर 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे तक, वो 5 बजे तक फील होता है कि मुल्तान में भी गर्मी है। हाँ, और बिल्कुल, और फिर रात को भी मुझे तो गर्मी फील हुई है। लेकिन जिससे वो बताया था कि अल्लाह करे बारिश हो जाती है अगले जिस 48 घंटों में कुछ हद तक इम्कान है, ठंडी हवाएं मजीद आती है तो फिर टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अभी यूं समझ लेना अक्टूबर का जैसे स्टार्ट हुआ है तो मिड जैसे ही आएगा तो थोड़ा सा मौसम और मजीद चेंज हो जाएगा। तो जाना चाहिए अब है तो ना? अक्टूबर का। अब कहते हैं आप बस कर दो गर्मी, अब तो बस कर दो। अच्छा जी, इसके साथ मैं अभी जिस तरह बात कर रही थी कि अभी अक्टूबर है और अक्टूबर के साथ साथ बिलाल डेंगू के असरात अभी भी बाकी हैं, मतलब उससे काफी लोग मुतासिर हो रहे हैं, डेंगू के मरीजों में भी इजाफा हो रहा है, मतलब डेंगू अभी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो अगर बात करें तो डेंगू का ये परफेक्ट सीजन है, एक जिसके लिए कहा जाए ये सूटेबल डेंगू के लिए, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इतना लो नहीं होता और टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता। देखिए 48 पे तो टेम्परेचर नहीं है ना अब, और ना 25 पे है ना 20 पे है, तो टेम्परेचर चल रहा है 30 पे, 32 पे, 28 पे, 34 पे, तो ये उस डेंगू के सर्वाइवल के इस तरह के मौसम में जरा डेंगू जो है वो ज्यादा खतरनाक साबित होता है और ज्यादा तेजी से फैलता है। हाँ। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि निश्ता में पहले उन्होंने 30-32 बेड मुख्तस किए हुए थे डेंगू वार्ड में, अब डेंगू वार्ड में 75 बेड्स बना दिए हैं, क्योंकि एट ए टाइम अगर 75 पेशेंट आए मुल्तान में से तो उनका इलाज किया जा सके। और जो गुज़िश्ता 24 घंटों का जो डाटा हमारे पास है तो तकरीबन 48 पेशेंट डेंगू वार्ड में मौजूद थे, जिनमें से तकरीबन 18 मरीजों की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई थी और जो बाकी मरीज हैं उनकी रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उनके जो सिम्टम्स थे, उनको जो बुखार थे और उसके अलावा जो इब्तदाई टेस्ट CBC और बाकी किए गए तो उसमें उनको डेंगू की अलामत पाई गई। तो डेंगू की अगर हम बात करें तो ये इस बात जून में भी डेंगू ने मुल्तानियों को तंग किया है, जुलाई के महीने में भी तंग किया, और ये बात बाज़ का सोचकर और देखकर हमें हैरानगी इस बात पे होती है कि बाकी अगर मुजफ्फरनगर की बात करें, खानेवाल की बात करें, लोधरा की बात कर लें या DG खान चले जाएं, वहां पर डेंगू मको स्क्वाड नहीं है, और मुल्तान और चंद उसके अलावा अजला हैं जिनके पास 700, 800 वर्कर हैं डेंगू के खात्मे की जो टीमें बनाई गई हैं, मतलब कि अलग से एक फोर्स मौजूद है हमारे पास मुल्तान में, तकरीबन 700 750 एम्प्लॉइज की, जिनका सिर्फ ये काम है कि उन्होंने डेंगू के खात्मे के हवाले से जो चीजें हैं उस पर इम्प्लीमेंट कराना है। और जो हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं, हॉटस्पॉट एरियाज उनको डिक्लेयर किया जाता है जहां पर डेंगू लार्वा की अफजाइश हो सकती है। जैसे एक टायर शॉप है, तो जो टायर मौजूद होते हैं, बारिश होती है तो टायरों के उसमें पानी जमा हो जाता है, तो उससे डेंगू लार्वा बनता है। सेम जिसी तरह कब्रिस्तान देख लें, वो हॉटस्पॉट एरियाज में आते हैं, वर्कशॉप के साथ साथ जो सर्विस स्टेशन है वो हॉटस्पॉट एरियाज में आते हैं। तो मुल्तान में तकरीबन ये आइडेंटिफाई हैं 2700 के करीब एरियाज हैं जिनको हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर किया गया है जहां पर डेंगू लार्वा की अफजाइश हो सकती है। और उसको मॉनिटर करने के लिए मुल्तान में 700-800 वर्कर मौजूद हैं, लेकिन
रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि रोजाना डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं। जून के महीने में भी डेंगू के पेशेंट आ रहे थे जब शदीद गर्मी थी। हाँ। जब कोई तुक नहीं बनता था। हाँ, कि डेंगू का जो है वो आपके वो उस तरह से फैलता हुआ दिखाई देता। ठीक है, एक बीमारी मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से वो फैलता हुआ दिखाई दिया, जिस तरीके से पेशेंट आते हुए दिखाई दिए, तो उससे ये कोताही मालूम हुई कि जो हमारा डेंगू के हवाले से स्क्वाड्स मौजूद हैं, स्टाफ मौजूद हैं, वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से वो सर्चिंग नहीं कर रहा, प्रॉपर तरीके से वो जो डेंगू मुको स्प्रे हैं वो नहीं किए जा रहे, अब आगाही भी नहीं की जा रही। अगर आपके पास या मेरे पास 700 बंदों की फोर्स हो, एक सिर्फ एक टास्क दिया जाए, वो भी उस महीने में जब हमें पता है कि इस महीने में कम से कम चांसेस हैं बीमारी के, तो कितना अच्छा काम हो सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि स्क्वाड को बने हुए भी कई साल हो चुके हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं कर पा रहा, या प्रॉपर तरीके से काम नहीं लिया जा रहा, या फिर उनको किसी और कामों में मशगूल रखा जा रहा है। जो फोकस है उससे हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो डेंगू फैलता हुआ दिखाई देता है। लोगों को अभी तक आगाही नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि 2014, 12, 13 से हम देख रहे हैं कि डेंगू की वबा सुन रहे हैं। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त से डेंगू चल रहा है, और 2023 लग गया है, लेकिन अभी तक लोगों को प्रॉपर तरीके से मालूम ही नहीं हो सका कि डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं। अभी तक आप कॉमन मैन से पूछेंगे डेंगू के अलामात क्या हैं, उसको नहीं मालूम होता। तो इस चीज का जिम्मेदार कौन है? आपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए फंडिंग पे लगा दिया, आपने उनको सैलरीज पे लगा दिया, लेकिन प्रॉपर तरीके से जिस डिस्ट्रिक्ट में 700-800 बंदा भर्ती कर लिया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने डेंगू के खात्मे के लिए काम करना, तो वो कर क्या रहा है? उसने आज तक जो FIRs हैं, उसके अलावा जो लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, उनके खिलाफ किस हद तक कार्रवाई की जा रही है? तो हमारे यहाँ चीजों को जब लाइटर मूड में लिया जाता है, उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको नहीं देखा जाता। जब हम उसकी हसासियत को देखेंगे, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इससे जो लोग मुतासिर हो रहे हैं, ये शुक्र है कि अमवात नहीं हो रही, ये शुक्र है कि काबिल इलाज हो गए। हमारे यहाँ जब हमें मालूम हो जाता है कि ये चीज काबिल इलाज है, तो हम हाथ खड़े कर रिलैक्स हो जाते हैं। हालांकि वो काबिल इलाज, लेकिन वो तकलीफ देह अमल है। आपको इतने दिन आपको उसमें गुजारने पड़ेंगे डेंगू वार्ड में, और वो काफी पेनफुल इलाज है। तो वो तो अच्छा, डेंगू से क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं, क्योंकि मेरी छोटी बहन को भी डेंगू हुआ और अभी कुछ फ्रेंड्स वगैरह को भी डेंगू हुआ है, तो उनके जो सिम्टम्स है, अच्छा प्लेटलेट्स जितनी आपकी तेजी से कम होती हैं, और इवन कि मेरी फ्रेंड की, उनकी तो तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई कि मतलब वो इस तरह लगता था कि अल्लाह माफ़ करे, मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि डेथ भी हो सकती थी। तो इतना आपको डेंगू के जो सिम्टम्स हैं वो आपको कितना आपको पेन देते हैं, तो मतलब इसमें आपकी अच्छी ग़िज़ा और आपके हेल्थ के हवाले से, अच्छा इसके मुकम्मल कोई इस तरह की कोई वैक्सीन वगैरह भी तो नहीं है ना, इसके ऊपर कुछ इस तरह की इसकी कोई इस तरह खास मेडिसिन भी नहीं है? इसके इलाज के हवाले से तो वहाँ पे जो प्रॉपर 14-15 रोज के जो होता है उसमें डेंगू वार्ड में इलाज किया जाता है। ये प्रॉब्लम ये है कि इस हद तक जा रहे हैं, हम रोजाना केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए भी तो इक़दाम होने चाहिए। बस एक जब वबा फैलती है, जब मरीजों की तादाद में इजाफा होता है, जब हाईलाइट होता है कि जी सैकड़ों पेशेंट आ गए, तो फिर जी हर तरफ हमें आनियाँ जाने लग जाती हैं, वहाँ से फिर महकमा सेहत भी एक्टिव हो जाता है। लेकिन उससे पहले किसी को ख्याल नहीं होता कि भाई ये जो बढ़ता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। हम आखिरी स्टेज पे जब आवाज़ उठाते हैं, जब हमारा पेशेंट आखिरी स्टेज पे पहुंचता है, तब हम उसे हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं, और जब हमारे यहाँ वबा मुकम्मल तौर पर पूरे शहर को में आ जाती है, तब हमें ख्याल आता है कि जी इसको रोकना है। अच्छा, पिछले दिनों कुछ इन्होंने इसके हवाले से जो है स्प्रे वगैरह टीमें भी आई, मेरे खुद घर में भी आई, तो मतलब उस तरीके से जो इनके जो पहले स्प्रे किए जाते थे वो उस तरह का तो कोई, मैं कहती हूँ उसमें भी अब मिलावटें, उसमें भी अब मिलावट आना शुरू हो गई है। उन टीमों के लोगों से मिलते हैं, उन्हें ये शिकायत, मैंने खुद 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि मैं डेंगू स्प्रे करा दो, तो वो टीमें भेजी, तो उसके बाद उनका मैसेज है कि यार वो उस तरीके से ज्यादा असरअंदाज नहीं हुआ। अब वो ठीक है, वो लोग आए, तो जो अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में बताऊँ। अच्छा, इस पे बात करते हैं, इस पे बहुत सारे कमेंट्स बिलाल और मैं इकट्ठे कर लेंगे मेरे ख्याल में। हमारे साथ गेस्ट हैं जी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ करवा देती हूँ। डॉक्टर मोहम्मद इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर ज़राअत हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम इनसे बात करेंगे कपास के हवाले से। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है जनूबी पंजाब की एक बात करें तो यहाँ पर कपास को बड़ी अहमियत हासिल है, और यहाँ से कपास को बहुत ज़्यादा काश्त भी किया जाता था। आज वर्ल्ड कॉटन डे भी है, तो इस हवाले से भी आज इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह
हम अपने मुल्क को भी तरक्की की तरफ लेकर जा सकते हैं, कॉटन की पैदावार में कैसे इजाफा कर सकते हैं, कॉटन को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह हम यहाँ पर पहले अभी कॉटन पे काम तो किया जा रहा था, लेकिन उससे पहले कॉटन पे हमारे जो है वो बिल्कुल लोगों ने बहुत जिम्मेदारों ने भी और हमारे किसान भाइयों ने भी कॉटन काश्त करने से ज़रा हाथ हटा लिया था, लेकिन अभी इस पे काम हो रहा है। इनसे जानेंगे सर, कॉटन के हवाले से आज वर्ल्ड कॉटन डे है, सबसे पहले तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें वर्ल्ड कॉटन डे की मैं थोड़ा सा आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दूं। ये 7 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। कॉटन 4 कंट्रीज, जिसमें बेनिन है, उसमें बर्किना फासो है, चाड है और माली, ये 4 मुल्क थे जिन्होंने ये उसमें इसको इनिशिएटिव लिया और इसको यूएनओ ने अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको ऑन किया और इसको फिर 7 अक्टूबर 2019 से हर साल जो है इस दिन को मनाया जाता है। तो इसके हवाले से इस साल का जो अक़वाम मुत्तहिदा का थीम है उसमें है कि कपास की मुनसिफाना और पायदार तरीके से उसकी काश्त और लोगों तक इसके फ़वाइद की जो है ना उसके बारे में पहुंचाना। इसके में उन्होंने लिखा है कि फार्म टू फैशन, यानी खेत से लेकर फैशन तक जो हमारी कपास का जो किरदार है उसको उजागर करना। क्योंकि कपास जो हम देखते हैं कि दुनिया में पूरी में मईशत के लिहाज से लोगों की बैनुल अक़वामी तिजारत और इसके जो है पावर्टी एलिवेशन यानी गुर्बत के खात्मे के लिए इसमें बड़ा किरदार अदा कर रही है और तकरीबन 100 मिलियन के करीब जो फैमिलीज़ हैं वो इससे डायरेक्टली फ़ायदा जो है ना वो उठाती हैं। तो इसमें इसको उजागर करने के लिए कॉटन की जो ये दिन मनाया जाता है, तो इसी के हिसाब से जितने भी कंट्रीज़ हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सिग्नेटरी हैं वो अपने अपने मुल्क में सारी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है ना इसमें कंडक्ट करते हैं। तो इसी लिहाज से पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो इसमें कपास के हवाले से इस तरह के जो प्रोग्राम किए जाते हैं आज के दिन के हवाले से। तो कपास की अगर हम पाकिस्तान के हवाले से अगर ओवरऑल देखें तो इसकी जितनी हमारी नंबर ऑफ़ बेल ज़्यादा होती हैं जिस साल, उसी साल हमारी जो मईशत है उसकी जीडीपी ग्रोथ है ना वो उसके हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम अगर 2004 और 2005 का डाटा देखते हैं तो हमारी 15 मिलियन बेल थी और उसकी हमारी जो तिजारत थी जीडीपी वो 9 के ऊपर गई थी इस वक्त, यानी मैक्सिमम ग्रोथ जो ना हमने उस वक्त की थी। और जैसे जैसे ये कम होती जा रही है उसी तरह हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी इसी के लिहाज से कम होती है। तो इसलिए इस लिहाज से पाकिस्तान में अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें हम पंजाब की अगर बात करें तो हमारे तकरीबन 70% एकड़ जो है पंजाब का वो इसके जो इसमें पंजाब की पैदावार है ओवरऑल पाकिस्तान में तकरीबन 28% के करीब 25 से 28 के दरमियान जो है वो सिंध की है। इसी तरह बाकी जो दो सूबे रह जाते हैं जिसमें बलूचिस्तान है, केपी की है, तो उनमें की तकरीबन 2 से 3% शेयर है इसमें। तो मेजर रोल जो है ना वो पंजाब का है। वो पंजाब में भी हम जनूबी पंजाब को इसमें नहीं कर सकते क्योंकि जनूबी पंजाब का रोल सबसे ज़्यादा है कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से। अच्छा, आप क्या समझते हैं कॉटन की पैदावार में कैसे मजीद इसको बेहतर किया जा सकता है, इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है? कपास की अगर हम बात करें ओवरऑल कि इसकी अगर हम जब पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं तो फिर हमें बेसिक इश्यूज़ का पता होना चाहिए। हाँ। तो इस बेसिक इशू में हम देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ है वो है लैंड की जो फ्रेगमेंटेशन है। ज़मीन जो है ना हमारी नस्ल दर नस्ल तकसीम हो रही है। जितना छोटा यूनिट होगा उतना ही उसको मैनेज करना उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि रिसोर्सेज डिवाइड हो रहे हैं। फार्मर गरीब है, उसके पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, तो उसमें फिर मैनेजमेंट में बड़े इशू आ रहे हैं। दूसरा उसमें आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियाँ, हमारा जो टेम्परेचर हम देखें अगर सितंबर अक्टूबर का कभी भी इतना टेम्परेचर नहीं हाई होता था, अब हमारा दिन का टेम्परेचर 40 के करीब है। आज अक्टूबर में बैठे हैं तो आज भी काफ़ी गर्मी है। तो ये जो लास्ट ईयर में जो गर्मी का जो मौसम होता है ये भी इसकी पैदावार को बड़ा इफेक्ट करता है। इसमें पेस्ट रिसर्जेंस है, कीड़े जो है ना वो अपने जो ना यूग्राफिक रेंज बढ़ाते हैं, उनका लाइफ साइकिल शार्ट हो जाता है। फिर हम इंसेक्टिसाइड जो अप्लाई करते हैं उनका जो असर है उस तरह का नहीं रह जाता। इस तरह बहुत सारी वैराइटल जो है ना इसमें, तो इसका हल जो है ना सबसे जो बेहतरीन हल है वो ये है कि इसकी टेक्नोलॉजी ही बेहतरीन हल होता है किसी भी इशू को हल करने के लिए। तो उसमें टेक्नोलॉजी को जब तक हम जो एडवांस टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें पैदावार जो है वो नहीं बढ़ाई जा सकती। अच्छा, जाहिर सी बात है हर चीज़ में अब हम बात करते हैं जिद्दत की, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और आने वाला टाइम जो है फ्यूचर वो है ही टेक्नोलॉजी का।
तो मजीद इस पे मुझे लगा जितना आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बहुत सारे हम ऐसे ममालिक में जहाँ हम बात करेंगे फसलों की काश्त कभी नहीं की जाती थी, सहरा में भी अब जो है फसलें काश्त की जा रही हैं, तो इट्स मीन्स के दुनिया कहाँ जा रही है। और फिर जैसे पाकिस्तान है, इतना प्यारा मुल्क है हमारे पास तो मैं समझती हूँ अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है ख़ास, इस पर ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम तरक्की की तरफ जाते हैं तो जदीद टेक्नोलॉजी और लोगों को अवेयरनेस देकर किसान भाइयों की स्पेशल उनकी जो मुश्किलात हैं उनको अगर हल किया जाए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे बिलाल, वर्ल्ड कॉटन डे है उसके हवाले से? कॉटन के हवाले से बात करें तो ये हमारी पूरी बेल्ट कॉटन बेल्ट के नाम से मशहूर थी और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू हमारी जो टेक्सटाइल मिलें हैं वो इसी पे डिपेंड करती हैं। लास्ट टाइम जब चौधरी तनवीर इलियास साहब जब थे सरमायाकारी बोर्ड के चेयरमैन पंजाब में, तो उन्होंने उनसे जब हमारा इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त उन्होंने बताया कि जो अभी हमारे पास जो कॉटन आ रही है तो उन्होंने 84 लाख से कम होना शुरू हो गई थी और अब 48 लाख तक आई थिंक इस जो हाँ जी, जो 1 अक्टूबर तक की स्टेट है वो तकरीबन 5 मिलियन से अब 5 मिलियन तक है। हालांकि टारगेट हमारा 80 लाख तक था आई थिंक, 1 करोड़ तक हाँ था। जी, 80 के 10। तो जो अभी टारगेट हुआ तो वो टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन एक जो चीज़ पॉजिटिव हमने देखी वो ये कि जिस तरीके से सरकारी मशीनरी को एक्टिव किया गया और जिस तरीके से कॉटन की जो हम अफादियत पर रोशनी डाली गई, उस हवाले से सेमिनार्स कराए गए, हमारे ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव किया गया, कमिश्नर मुल्तान, सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार साहब हर हफ्ते मुल्तान आते रहे और उन्होंने वो इस हवाले से कॉटन के हवाले से मीटिंग करते रहे। इस बार वो मतलूबा टारगेट तो हासिल नहीं किया जा सका, लेकिन अगर इसको प्रॉपर इसी तरह से जंगी बुनियादों पर इसकी कैंपेन जारी रही तो हम अगले 2-3 साल में कम बैक कर सकते हैं। अभी वो हम नतीजे नहीं हासिल कर सकेंगे इस साल, क्योंकि जिस तरीके से ड्रॉबैक आया, जिस तरीके से लोगों ने, हमने देखा किसानों ने फुटियां जलाई, एहतजाज किए, पहले तो उसकी जो कीमत है वो भी किसान को नहीं मिल पाती थी। तो जिस तरीके से अब हुकूमत ने इसको ऑन की है इस फसल को, और उनको ये भी मालूम हुआ है कि इसके जरिए हम ना सिर्फ रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं बल्कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्री मौजूद है, हाँ। हमारे यहाँ धागा बनता है, हमारे यहाँ कपड़े बनते हैं, हम इस टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज कितनी तेजी से बंद हुई हैं बिलाल, आप ये देखें ना। रीजन यही है, हमारी इंडस्ट्री बांग्लादेश में शिफ्ट हुई, वो रीजन ये थी कि हमारे पास वो खाम माल ही नहीं था। जब हम खाम माल ही बाहर से मंगवाने लग जाएंगे तो फिर हम यहाँ क्या बनाएंगे। हमारे पास जमीन मौजूद है, जरखेज जमीन मौजूद है, तो वहाँ पर शुगर मिलें बनना शुरू हो जाएं, वहाँ पर काटन की जगह वहाँ पर गन्ना काश होने लग जाए और फिर किसान भी उस तरफ चला जाए और काटन को काश करना छोड़ दे। अच्छा, तो हमारे यहाँ ट्रेंड भी उसी तरीके से चेंज हुआ ना। एक अगर किसी ने जो है आलू लगाना शुरू किया तो उसने उस पर ही काम सबने देखा, अगर किसी ने मकई स्टार्ट किए तो वो मकई पे ही स्टार्ट हो गए। तो बहुत सारी चीजें ट्रेंड्स में ही चलती रही हैं, फसलों को भी, कपास को तो बहुत पीछे छोड़ दिया गया। अच्छा, इस पर मजीद हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, आशूबे चश्म के हवाले से भी हमने देखा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा एक खौफ और डर फैला हुआ था और काफ़ी मरीज़ों में भी जो है उसकी तादाद में इजाफा हुआ, काफ़ी लोग इससे मुतासिर भी हुए और अभी इसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। अभी शुक्र है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ गई है और ये कमी एक नेचुरल तरीके से आई है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई कमाल है, हाँ, हमारा कोई कमाल है। या तो उसका सीजन मुकम्मल हो गया था या फिर उसकी इतने दिनों तक की वो थी। हमने देखा कि मुल्तान में केसेस फिर भी कम आए, भावलपुर में, भावलनगर में इसकी तादाद काफी ज्यादा थी और वहाँ पर हजारों कराची में भी इसकी, कराची से ही क्योंकि स्टार्ट हुआ तो वो कराची में ही इसकी काफी, उसमें हमने लोगों को काफी ज्यादा परेशान हाल देखा। और एक जब भी हमारे यहाँ वबा आती है, ऊपर से हमारे मुल्की हालात ऐसे हैं, मुल्की हालात तो ऐसे हैं, हर घर के हालात मुश्किल में हैं, क्योंकि लोग अब परेशान होते हैं कि उन्होंने अपने घर के मामलात को कैसे मैनेज करना है, खाने पीने की शाह कैसे मैनेज करना है, और वहीं पर एक ऐसी वबा जिससे कोई महफूज ना हो वो आ जाए तो एक खौफ का एलिमेंट काफी ज्यादा आंसर आ जाता है। पहले लोगों के पास कुछ सरमाया होता था, चीजें मैनेज हो जाती थी तो वो लोग बर्दाश्त भी कर लेते थे कि यार चलें, अल्लाह माफ करे, बीमारी आ भी गई है तो उसे बर्दाश्त कर लेंगे और 10-15 दिन तक हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन अब तो एक दिन भी मुश्किल होता है आम आदमी के लिए, अगर उसे कुछ हो या उसे काम ना मिले तो वो परेशान हो जाता है, वो भी इस वबा के दौरान। तो हमने देखा कि मुल्तान इश्तर हॉस्पिटल में
इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट की तादाद आई। लेकिन अब जो सूरत हाल है, अभी एक खुशाइन बात है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अब मरीजों की तादाद में काफ़ी कमी देखने को मिली है। और जब वही बात कि जब हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि बस ठीक है, ये मैनेजेबल है, ये बर्दाश्त कर लेंगे, हम सर्वाइव हो जाएगा, तो फिर हम ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। अब ये देखें ना, कोरोना में हम लोगों ने कितनी एहतियात कर ली, बात तो ये है। अच्छा, लोगों को जितना अवेयर किया गया, जितना लोगों को कहा गया, अच्छा वैक्सीन आई तो लोग उस पर भी काफ़ी हमने देखा कि उन्होंने कहा जी कि वैक्सीन नहीं लगवानी, आपके ऊपर डिफरेंट उसके असरात हो सकते हैं। अच्छा काफ़ी लोगों ने लगवाई ही नहीं, काफ़ी लोगों को तो ऐसे ही उन्होंने अपने कार्ड चार्ट भी बनवा लिए। उसमें जी तो आप देखें जी, अगर हम लिटरेसी रेट अपना देखें तो वो भी हमारा 60% में पूरा नहीं है। और जो लिटरेसी रेट का हमारे यहाँ पैमाना है वो ये है कि आप नाम लिखना और पढ़ना जानते हो, तो फिर आप देखेंगे जिस मुल्क में 40% से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों ही ना, जो अपना नाम नहीं लिख पढ़ सकते, तो उन्हें क्या आज किस तरह से आप उनको शऊर प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं, किस तरह से उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से उन्हें आप पुराने ट्रेंड से हटाकर, पुरानी रवायात से हटाकर नए उनमें लेके आ सकते हैं। तो एक इसके लिए तो पूरी माशरे को प्रैक्टिस करनी होती है, और जो इस माशरे के, इस मुल्क के मेन स्टेक होल्डर होते हैं, उन्हें अपना किरदार अदा करना होता है। जो हमारे सरकारी इदारों में बैठे हुए अफसरान हैं, जिनको इख्तियारात दिए गए हैं, जिनके पास सैकड़ों की तादाद में स्टाफ मौजूद होता है, उन्होंने अपना रोल अदा करना होता है। आम शहरी, आम सिटीजन वो तो सवाल उठा सकता है, क्योंकि उसको इतना शऊर नहीं दिया गया, उसको उस तरीके से बताया नहीं गया, उसके पास इंफॉर्मेशन की रसाई उस तरह से नहीं है जिस तरह हमारे दफातर में बैठे हुए लोगों के पास होती है। तो वो, और उसके अलावा अब इसकी बहुत सारी वजूहत भी हैं। माजी में हमारे यहाँ वैक्सीन के हवाले से अब बात कहीं और चली जाएगी, तो वो इश्यूज चलते रहे हैं जिसको मिसगाइड किया गया। वैक्सीन में कोई इशू नहीं था, लेकिन उन टीमों के हवाले से काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलती रही। तो उस सवाल से रियासत ने कोशिश भी की, लेकिन कोविड में हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगवाई। चंद लोग, हम कह सकते हैं कि अब माशरे में वोट भी हम, जो हमारी अमानत है, जिसके जरिए हम वोट के जरिए हुकूमत काज करते हैं, उसकी शरह भी हमारी 40% ज्यादा नहीं होती। तो कोविड की वैक्सीन की तो शरह काफी ज्यादा है, इसको हम खुशैन कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी, मजीद भी बिलाल बात करेंगे। कपास के हवाले से बात कर लेते हैं कि आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हम कपास के ऊपर कीड़े जो होते हैं, कुछ फायदा देते हैं, कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस हवाले से भी बताइएगा, कौन से कीड़े जो हैं वो उसकी फसल के लिए अच्छे होते से जो है नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे किस तरह बचा जा सकता है? अच्छा, इसमें जब हम बात करते हैं नुकसानदेह कीड़ों की, तो उसमें हमारे पास दो कैटेगरी हैं मेजर जो हैं। उसमें सकिंग इंसेक्ट, जो कि रस चूसने वाले कीड़े हम इनको कहते हैं। ये ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं कपास के, उसके ऊपर से रस चूसते हैं और अपनी खुराक हासिल करते हैं। और कुछ इंसेक्ट हैं जो कि सीड से, जैसे हम सीड बग कहते हैं, डस्की काटन बग की बात करें, तो वो सीड से अपना जो ना उसका ऑयल जो ना वो उसको सक करते हैं और उसके सिर खुराक हासिल करते हैं। दूसरी किस्म है चोइंग इंसेक्ट की। चोइंग में जैसे गुलाबी सुंडी नाम सुना होगा आपने, इसी तरह आर्मी वर्म है। ये क्या है कि ये अगर जो बाल वर्म्स हैं, ये तो टिंडे के ऊपर और जो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी स्केयर से लेकर यानी उसकी डोडी, फूल और उसके जो टिंडे हैं उसके ऊपर उससे खुराक हासिल करते हैं। जबकि आर्मी वर्म जो हैं वो ज़्यादातर इसके पत्तों के ऊपर उसको खाती है, चबा कर खाती है ना, तो ये नुकसानदेह कीड़े होते हैं। फिर दूसरे जो हम दोस्त कीड़े जिनको कहते हैं, उसमें बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं, हम पैरासाइट इनको हम कहते हैं। तो उसमें बीटल्स हैं बहुत सारी, तो डिफरेंट कलर की आपने शायद देखी हो, क्राइसोपरला कार्निया है, जो नुकसानदेह कीड़ों को खाते हैं। अच्छा, पैरासाइट जो हैं ये ऐसे होते हैं कि ये दूसरे कीड़ों यानी नुकसानदेह जो कीड़े हैं उनकी मुख्तलिफ जो हालतें हैं, जैसे अंडे हैं, तो कुछ एग पैरासाइट हैं, तो उसके अंडों के अंदर जाके अपने अंडे देते हैं और वहाँ से उनके जो पैरासाइट हैं उनके बच्चे निकलते हैं, बजाय नुकसानदेह कीड़ों के बच्चे निकलेंगे। इसी तरह लार्वल पैरासाइट हैं जो कि सूंडियों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं और सूंडियों को अंदर अंदर से खा लेते हैं। तो ये सारे हमारे लिए जो कह लें कि इसे हम फार्मर फ्रेंड्स कहते हैं, यानी किसान दोस्त कीड़े। तो अगर इनकी अफजाइश को बढ़ाएं तो हमें बहुत सारे जो ख़ास तौर पे हम इंसेक्टिसाइड और इसके अप्लाई करते हैं, जो कि बाद का हमारे एनवायरनमेंटल हैज़र्ड का भी बायस बनती हैं, तो उनसे हम बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को भी और अपनी बायोडाइवर्सिटी को सेव कर सकते हैं। तो नेचुरल एनिमीज़ की अगर पॉपुलेशन बढ़ाई जाए तो वो हमारे लिए एक किस्म के कह लें कि वो इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं,
हमारी जो ना लो कास्ट के ऊपर आपकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी बेहतर कर सकते हैं इसको। अच्छा, हुकूमत इसके ऊपर कितना काम कर रही है? जिस तरह आप बात कर रहे थे कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो है हम कपास को बेहतर कर सकते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, तो कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस टाइम कारआमद है और फ़ायदा दे सकती है, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है वो है कि जो पिंक बालवम की गुलाबी सुंडी के रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ हैं, ख़ास तौर पे इनको हम कहते हैं कि डबल जी यानी बीटी डबल जीन जो है ना उसके अंदर एक्सप्रेस होता है, वो यानी बैक्टीरिया है जिसकी प्रोटीन हम काटन के अंदर उसकी सीड का उसका पार्ट बना देते हैं डीएनए का, जो जैसे जैसे पौधा बढ़ता है तो उसके साथ साथ बढ़ती है और जब ये सूंडी उसको खाती है तो वहीं से ऑटोमेटिकली मर जाती है। तो ये दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। हमारे यहाँ अभी 1-2 साल से अभी इस टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसके ऊपर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, तो उम्मीद है कि 1-2 साल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसमें हमें ख़ास तौर पे जो गुलाबी सुंडी का इशू है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है, यानी वीडीसाइड एक है ग्लाइफोसेट, जो कि अगर हम स्प्रे इसके ऊपर करें कपास के ऊपर तो हमारी जड़ी बूटियां तो मर जाएंगी, लेकिन हमारी कपास जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगी। इसमें जो सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ आता है जब ये कोई भी टेक्नोलॉजी आती है उसको उसकी जो ट्रू स्पिरिट में अडॉप्ट नहीं किया जाता। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम जब भी वैरायटी जो अप्रूवल सिस्टम है उसको इम्प्रूव करें, उसके अंदर जो बीटी का एक्सप्रेशन लेवल, ग्लाइफोसेट का जो रिक्वायर्ड लेवल है, हमें चाहिए कि उसको जो है ना इंश्योर करके फिर मार्केट के अंदर लेके आएँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर लो एक्सप्रेशन होगा तो उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस के चांसेस बढ़ेंगे, फिर उसकी जो ऊपर जो लोगों की जो एतमाद है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है या बहुत सारे ब्रीडर जो और इवन हमारा जो सीड सिस्टम में भी बहुत सारी बातें हैं कि एक फार्म। अच्छा, सीड पे बात करते हैं, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। मैडम डॉक्टर साहब से बात। जी बात करें आप। डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वो आप कपास के बारे में बात कर रहे हैं डॉक्टर, हम जो सबसे ज्यादा परेशान है, मैं यजमान से भावलपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पिछले साल भी इस साल भी पर हमको प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं मिलती, ये की वजह है कि हमारी मार्केट में फैक्ट्री वाले में कल 2 दिन हो गए हैं जो कपास है वो 7,000 पर आ गई थी 9,000 से वापस, ये क्या वजह है? हम तो रुल गए ना जिम्मेदारी इस तरह से, इनको कंट्रोल है कानून के बारे में या इसके अपना निगरान हुकूमत के पास या कोई मसला? जी, इसमें इनकी बिल्कुल कंसर्न जो है ना वो जायज़ है। गवर्नमेंट ने शुरू में ऐलान किया था कि हम 8500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से कीमत जो है ना वो इंश्योर करेंगे, लेकिन जब हमने देखा जब सीज़न स्टार्ट हुआ तो ये हमारी जो कपास का रेट था यानी जून जुलाई जो अर्ली वाले थे उन्होंने उसमें बड़ा अच्छा रेट लिया, 10,000 तक रेट गया इसका। लेकिन जैसे हमने देखा पहले डॉलर का रेट भी उसमें 321 और 26 के करीब था, तो ये जब से डॉलर का रेट कम होना शुरू हुआ है उसी के साथ साथ हमारी कॉटन का रेट भी कम होना शुरू हो गया और अब कोई 7,000 के करीब तक पहुंच गया। इसका मतलब 10,000 जिन्होंने पहले जुलाई तक सेल कर ली थी या मिड अगस्त तक उसका अच्छा रेट मिल रहा था, अब फार्मर का ये कंसर्न है कि उसमें रेट जो है ना वो कम होता जा रहा है। तो इसको जो जिनर्स है या जो परचेज़ कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट डॉलर के कम होने की वजह से कम हो रहा है, तो वो अनसर्टेनिसिटी है मार्केट के अंदर। वो कहते हैं जो हम अगर परचेज़ कर रहे हैं वो 300 के हिसाब से परचेज़ कर लेते हैं, कल रेट जो है ना इससे मज़ीद कम हो जाए इंटरनेशनल मार्केट के साथ, तो वो कहते हैं कि हमें कोई ऐसी श्योरिटी गवर्नमेंट दे दे कि हमें जो ये लॉस होगा उसको किसी तरह इंश्योर करें। तो इसमें भी गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही हैं। आज भी इधर वर्ल्ड कॉटन डे के हवाले से भी प्रोग्राम है जो फोर्ट मार्की के अंदर, मेरे ख्याल 11 बजे शायद स्टार्ट होना है आज। और इसी तरह शाम को फिर सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, उन्होंने भी मीटिंग करनी है यूनिवर्सिटी के अंदर, नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो उसमें भी इसी मामले को डिस्कस होना है आज कि इसको हम किस तरह जो ना बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो ना इसके ऊपर काफ़ी वैसे कंसर्न है। पिछली मीटिंग में भी इसके ऊपर काफ़ी बात हुई थी, जेनर को उन्होंने ऑन बोर्ड लिया था कि आप लोग इसको इंश्योर करें कि फार्मर की ये जो कंसर्न है, क्योंकि ये तो ऐसे ही है कि प्रोडक्ट तैयार हो गई मार्केट में, उनकी कपास चुनाई के बाद यानी 1 महीने के अंदर ही उनका 3,000 रुपये मन के हिसाब से अगर रेट कम हो जाए तो ये बहुत बड़ा जो है ना वो लॉस होता है। तो मार्केट को किसान डर भी इसी वजह से, हमारे जो किसान भाई हैं वो डर जाते हैं। कपास की फसल के ऊपर तो एक तो आपको दुगनी मेहनत होती है आपकी, अगर आपको उसकी मेहनत की एवज कुछ इस तरह का आपको नहीं मिल रहा
तो कहते हैं फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि हम इस पर काम करें। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ बिलाल आपसे जानेंगे, वज़ीर आला पंजाब जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका एक ऐसा इक़दाम है जी, जनूबी पंजाब के उन्होंने काफ़ी दौरे भी किए और उसके ऊपर बहुत सारे काम भी हैं, ये डिस्कस करेंगे स्टोरी, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही थी हमारी यहाँ पर इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी की, हम बात कर रहे थे, उनका एक और जो प्रोजेक्ट था उसको अब फाल कर दिया गया है, उस हवाले से बताइएगा। इसमें अगर वज़ीर आला पंजाब की सेहत के मंसूबों पर बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब वो लाहौर में या बाकी इस्लाम में सरकारी अस्पतालों के दौरे ना कर रहे हो। हमें याद है कि जब वो पहली बार मुल्तान आए और पहली बार निश्तर का दौरा किया तो इंतजामिया उनके साथ थी, EMS वगैरह, तो उन्होंने बिल्कुल सिर्फ ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हम अमूमन देखते हैं लोगों का रवैया ये देखते हैं अफसरान का कि जब वो पहला दौरा करते हैं तो वो झाड़ पट्टी करते हैं, चीखते हैं और 2 सस्पेंशन करते हैं और पावर शो कर देते हैं, लेकिन वो जब मुसलसल दौरे करते हैं तो उन्होंने इस तरह का कुछ नहीं किया। हाँ, जब मुसलसल दौरे करने के बावजूद भी कुछ बेहतरी जहाँ नजर नहीं आ रही तो अब उन्होंने इकदाम उठाना शुरू कर दिए हैं। जहाँ पर बेहतरी नहीं होती तो वहाँ पर जो अफसरान हैं, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होती है। मुल्तान की बात करें तो उन्होंने मुल्तान में आते ही 3 जो अहम स्टेप लिए सरकारी अस्पतालों के हवाले से, और वो सरकारी अस्पताल जो कि कई साल से पेंडिंग थे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा कोई आज का नहीं है, ना इस हुकूमत का है, ना साबका हुकूमत का है, और ना उससे साबका हुकूमत का, बल्कि 2013-14 का ये मंसूबा है और 2023 शुरू हो गया, जो कि 1 अरब से शुरू हुआ और 3 अरब उस पर लग गया, लेकिन वो मंसूबा शुरू मुकम्मल नहीं हो सका था। लास्ट टाइम जब मैं कार्डियोलॉजी में गया जो तोसीम मंसूबा, तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अफसरान से मिला तो उन्होंने उस वक्त भी 25 करोड़ की डिमांड की हुई थी कि मजीद 25 करोड़ दें। हमने साबका ठेकेदार को भगा दिया है क्योंकि उसने काम मुकम्मल नहीं किया, क्योंकि मटेरियल काफी ज्यादा हो गया। 2013 का जो मंसूबा था 2023 में लास्ट बात है, तो वो कैसे, तो हमारे यहाँ तो कुछ चेक एंड बैलेंस तो माशाल्लाह होता नहीं है, और हम कहते हैं फलां हुकूमत ने का मंसूबा है, ये फलां हुकूमत का मंसूबा है, तो इस पे मट्टी पाओ, ये चीजें चलती रहती तो फिर वज़ीर आला पंजाब ने इस पे एक्शन लिया और कहा कि मुझे सितंबर के महीने में 30 सितंबर तक ये मुझे हर हाल में एक्टिव चाहिए। एक 4 मंजिला फ्लोर जब आप देखते हैं तो बंदा कहता है कि यार ये मुकम्मल होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो जहाँ पर स्मार्ट वर्क किया गया उन्हें जो ग्राउंड फ्लोर है और पहला फ्लोर है, इसको फॉल कर दें, ऊपर काम चलता रहेगा। ऊपर कंस्ट्रक्शन में तो काम मुकम्मल हो गया, सिर्फ रेनोवेशन का काम होना है, तो वहाँ पर दरवाजे लगने हैं या कमरों में पेंट होना है, तो आपने जो 2 फ्लोर मुकम्मल कर लिए, वहाँ पर आउटडोर शुरू कर दें और वहाँ पे, और जैसे ही वो शुरू हुआ तो जो आप कार्डियोलॉजी में अल्लाह करे कोई ना जाए लेकिन जो हम तो जाते रहते हैं कवरेज के लिए, अब लोग भी जाते हैं, इतना ज्यादा रश होता है वहाँ पर, बहुत ज्यादा रश। अब अगर आप जाएं तो आपको काफी ज्यादा बेहतरी फील होगी, क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें वो वाला रश नहीं है, वो शिफ्ट हो गया नई बिल्डिंग में और वो काफी जबरदस्त वहाँ पर एनवायरनमेंट है। सेम निश्तर 2 का, हालांकि ये शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था, उसके बाद उस्मान बुज़दार आए, उन्होंने इसका संग बुनियाद रखा और उसका काम शुरू हुआ, और जैसे ही निगरान हुकूमत आई तो वहाँ पर जिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, क्योंकि एक हॉस्पिटल है, आसपास दुकानें बनी, सारे लोगों ने सर पकड़ लिए थे कि पता नहीं इलेक्शन कब होंगे, फिर नई हुकूमत कब आएगी, फिर नई हुकूमत आएगी तो कब इसके लिए मजीद फंड जारी करेगी और ये हॉस्पिटल मुकम्मल होगा। लेकिन उस पर भी हमने देखा कि निगरान हुकूमत का काफ़ी फोकस रहा और अब वो तकरीबन उसका आउटडोर उसका फाल हो चुका है, और उसकी भी इस मंथ में उसकी दोबारा से मुकम्मल तौर पर जो 30 अक्टूबर तक टाइम दिया गया उनको कि वो इसको मुकम्मल कर लिया नवंबर के महीने में, तो वो भी बाकायदा तौर पर वहाँ पर इमरजेंसी भी फॉलो हो जाएगी और वहाँ पर लेबॉर्ट्रीज भी और बाकी काम भी। तो ये वक्त की जरूरत भी थी इस टाइम, जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जिस तरह चीजें चल रही थी। अच्छा सर, जिस तरह बीच की क्वालिटी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि उस पर कितना काम हो रहा है, और आप हमारे जो किसान भाई हैं, देखने वाले हैं, उनको आप क्या सजेशंस देंगे कि किस तरह इसकी पैदावार को बेहतर कर सकते हैं? जी, इसमें गवर्नमेंट ने इस दफ़ा, जो मैं आपको बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी में जो है हमारे एक कार्टन स्ट्रेटजी जो 2024 यानी 2024 के लिए कार्टन स्ट्रेटजी की मीटिंग आजकल हमारी चल रही है, जो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब की सरबराही में, तो उसमें एक कमेटी इन्होंने हाई लेवल की बनाई है जो कि डिस्कशन कर रही है इसी के हवाले से कि
कौन कौन से मसाइल हैं और उनको हम नेक्स्ट ईयर किस तरह उसको टैकल कर सकते हैं। सही। तो उसमें बहुत सारी सिफारिशात जो तैयार हो चुकी हैं, मज़ीद अभी मंडे को दोबारा एक मीटिंग है, उसमें इसको रिफ़ाइन करके इंशाल्लाह हम उसमें जो ना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो ना फार्मर को और गवर्नमेंट को ना ये दी जाएगी। तो इसमें जैसे आपने सीड के वाले से बात की, तो जब भी फार्मर के लिए ये है कि जब भी कोई बीज वगैरह लें तो उसमें सोर्स जो है ना वो आप इंश्योर कर लें कि जिससे आप ले रहे हैं कि क्या वो सही किस्म का जो सीड है वो दे रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमारे डीलर हजरात हैं या कि बहुत सारे फार्मर लेवल पे भी ऐसे लोग हैं जो कि अगर आप उनके पास 4-5 वैरायटीज़ आपको चाहिए, आप उनके पास जाते हैं तो वो पीछे उन्होंने एक ही बोरी रखी होती है, उसी में से 5 वैरायटीज़ बना के आपको दे देते हैं। हाँ। तो इस तरह की जो है उसमें फिर क्या होगा कि पिछले एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक हमारे फार्मर जानने वाले, पिछले साल उन्होंने एक जगह से सीड लिया, तो उन्होंने इसको ट्रिपल जीन कह के जो उन्होंने वैरायटी दी, तो उन्होंने जब उसके ऊपर स्प्रे किया उन्होंने समझा कि ये ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट है। जब उन्होंने स्प्रे किया तो पता चला कि वो सारी की सारी कपास ही जो है ना उनकी जल गई। वजह क्या थी कि उसके अंदर ट्रिपल जीन था ही नहीं, यानी ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंस का GTBT जिसे हम कहते हैं वो था ही नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप सीड लें उसमें सर्टिफाइड हो और वो सोर्स आपको पता हो कि कौन सी कंपनी या कौन सा जो अदारा है उसको दे रहा है। तो उसको ये इंश्योर जब तक नहीं कर लेते आप, तो कोशिश करें कि जो अनसर्टिफाइड सीड है उससे जो है ना अवॉइड करें। तो इससे काफ़ी हद तक हम इस चीज़ों से बचा जा सकता है कि सीड की जो क्वालिटी है वो इंश्योर की जा सकती है। सही। अच्छा, किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ लाना भी और अवेयरनेस प्रोग्राम वो कितने ज़रूरी हैं? हाँ जी, इसमें एक्सटेंशन सर्विसेज, उसमें एकेडमियाँ भी रोल प्ले करती है, उसमें रिसर्च, ये सारे मिल के जो एक क्या कहते हैं सबका मिलकर ही जो है ना चलेंगे तो ये काम चलता है। तो इसमें भी काफ़ी हद तक काम हो रहा है, रिसर्चर भी मिल के जो फील्ड में जाते हैं। इवन हम एकेडमिया के लोग हैं, हम काटन सीज़न ज़्यादातर हम जो है ना फील्ड में गुजारते हैं फार्मर के साथ, ताकि उनको सही रहनुमाई जो है ना वो दी जा सके। इवन बहुत सारे काटन सर्वेज हम कंडक्ट करते हैं ताकि उसमें इनके फार्मर के जो इश्यूज़ हैं उनको करके फिर हम उसके ऊपर रिसर्च जो है ना करें। तो ये बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। इस साल जो मैं ये जो गवर्नमेंट की इदारे हैं ख़ास तौर पे एक्सटेंशन सर्विसेज, तो डिपार्टमेंट एक्सटेंशन ने इस दफ़ा काफ़ी काम किया, उनकी साथ उनके ज़िले इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड लिया गया था इस साल, जिसमें डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर हर डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ पे काटन कमेटीज़ थी जो कि हर वीक जो ना उनकी, और कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो डेली बेसिस के ऊपर उसकी जो मीटिंग्स होती थी। तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट भी नज़र आती है। पिछले साल की निस्बत हम देखें तो काटन की प्रोडक्शन भी बढ़ी है, एरिया भी जो है ना इम्प्रूव हुआ है। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट है, इस पर तो बातें मजीद और भी हो सकती थी, क्या कहना चाहें? जी, मैं जो पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि ख़ास तौर पे जो हमारा ज़िम्मेदार तबका है ना, ज़िम्मेदारा हमारे यहाँ वो लोग कर रहे हैं कि ये बेसिकली अब इंडस्ट्री बन चुकी है। जब तक हम इसकी समझ बूझ नहीं रखते तो हम इसको बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। तो इसमें यही पैगाम है ज़िम्मेदारों के लिए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस फील्ड में आएँ और इसको अपने उसके हिसाब से, जो अपने नॉलेज के हिसाब से उसको अप्लाई करें, तो ये हमारी मुल्क जो है ना वो तरक्की कर सकता है। ज़्यादातर हमारे कन्वेंशनल तरीके ये हैं कि जहाँ पे जो सबसे अनपढ़ बच्चा है या जो किसी जगह नहीं चलता, हम कहते हैं इसको ज़राअत में ले जाते हैं। तो इस वजह से भी एक इंडस्ट्री में जो हमारी जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो कम होती है कि उसमें फार्मर जो ना अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैं यही करूँगा कि जो यूथ है, अब एग्री ग्रेजुएट्स हमारे बहुत सारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तकरीबन अब हर डिवीज़न लेवल पे कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 2-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि एजुकेशन दे रही हैं। तो इनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुद जाके वो फार्मिंग करें, तो इससे जो ना हमारा मुल्क जो ना और ज़रा तरक्की कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। सैयद ज़ीशान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अमीर हैं जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर और नायब अमीर जमात इस्लामी पंजाब है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं, जो दूसरे गेस्ट हैं, हमें जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मूव करेगा ना तो तमाम लोग उनको
पहचान जाएंगे। जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़ी एफर्ट्स के साथ अपना नाम बनाया। अब मैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो है वो तमाम मुल्कों में उनकी अपनी एक पहचान है। तनवीर नांडला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आप। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं जनाब, और बहुत सारी सर्विसेज जो है अब ये यहाँ पर पाकिस्तान में भी दे रहे हैं और पाकिस्तान से बाहर भी, और बहुत सारे इनके स्टूडेंट्स भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो आज इनसे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से, आज इनसे बात होगी ये क्या है और ये किस तरह काम कर रही है, क्योंकि आजकल इसका बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रहा है। और इसके साथ साथ हम मुस्तकबिल के हवाले से भी बात करेंगे कि इसके क्या असरात होंगे, अभी डिजिटल मार्केटिंग की क्या कंडीशन है, लोग कितना काम कर रहे हैं, जिस तरह हमारी यूथ जो है वो बहुत सारी यहाँ से मूव भी कर रही है, उससे भी थोड़ा सा इनसे बात करेंगे कि किस तरह उनको अपने मुल्क में रहकर वो काम कर सकते हैं और हमारी मईशत भी इससे कितनी बेहतर हो सकती है। सर से आज हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस की और नई हल्का बंदियों के हवाले से भी बात करेंगे कि जमाते इस्लामी का क्या मंशूर है, वो किस तरह देख रही है, और भी बहुत सारी जो करंट हमारी सिचुएशन चल रही हैं, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बातें होंगी इनसे कि क्या वाकई उनकी वापसी पर जो है मुल्क में कितनी बेहतरी आ सकती है। तो सर सबसे पहले तो हम इस टाइम करंट सिचुएशन जो हमारी मुल्की और सियासी सूरत हाल चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट है और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी और बिलखसूस पंजाब के अंदर तो जो इसकी आइनी मुद्दत है वो भी मुकम्मल हो चुकी है जी, और आइन से मारवरा अब ये गवर्नमेंट जो है वो चल रही है। ज़ाहिर है इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी, समाजी, माशरती और माशी सूरत हाल है ये दिगरदू भी है और दिन ब दिन हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। सारे पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं और जो तज्ज़िया निगार हैं, ख़ुद हमारा भी अपना ये मौक़िफ़ भी है कि जितनी जल्द इंतखाबात करवाए जाएं और इक़्तिदार जो है वो हकीकी मायनों के अंदर आवाम के नुमाइंदों को मुंतकिल किया जाए, ताकि एक पायदार पॉलिसी के साथ और जो मौजूदा इस वक्त हमें माशी बहरान का सामना है इसके अंदर हम आगे बढ़कर कोई हिकमत अमली मुस्तकिल बुनियादों पर लेकर चल सकें। जो इस वक्त पूरा सिनारियो हमारे सामने महंगाई का एक तूफ़ान है और अदाद शुमार जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हैं। बाज़ औक़ात चंद चीज़ें हमारे सामने आ रही होती हैं, उससे हम अपना एक परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अदाद शुमार में सिर्फ एक ही फिगर दूं कि इस वक्त जो हमारे कर्ज़ों की कैफियत है, IMF से कर्ज़े भी जो हमने बैरूनी ममालिक से लिए हैं और बैरूनी दुनिया से लिए हैं, और ख़ुद जो पाकिस्तान के अंदरूनी कर्ज़े हैं, सिर्फ 2022 और 23 के दौरान जो है 29% इसके अंदर इजाफा हुआ है और जो 59 अरब जो कर्जा था वो बढ़कर अब 77 अरब के करीब चला गया। ये वो कर्जा है कि जो इस फिजिकल ईयर जिसे हम कहेंगे 2022 और 2023 के दरमियान लिया गया है। ज़ाहिर है कि इसके नतीजे के अंदर अब हर पाकिस्तानी जो पैदा होने वाला बच्चा है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है और हमारी मईशत मुसलसल डाउन की तरफ जा रही है। इस वक्त जो महंगाई का एक तूफ़ान है, हाँ जी, महंगाई तो जी हाँ, महंगाई के हवाले से भी आप देखें कि जो मुख्तदर कुव्वतें हैं, हम उसको अशराफिया भी कहते हैं, उनके यहाँ तो इसका कोई तासुर नहीं है। यानी अगर वक्त का वज़ीर आज़म ये कहे कि महंगाई नहीं है और ऐसे ही पैनिक बनाया हुआ है, बिजली की कीमतों में भी इतना इजाफा नहीं है, इस वक्त तो लोगों के चूल्हे बंद हो गए हैं और लोग अपने घर का सामान बेचकर बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। बिजली की जो असल कीमत है उसके अंदर आपका मुसलसल इजाफा और 15 किस्म के उसके ऊपर टैक्स लगे हैं। अच्छा, अब तो मजीद टैक्सेस बढ़ा, अब तो मजीद बढ़ भी रहे हैं, मजीद बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक तासुर ये भी आया जैसे पेट्रोलियम की मसनूआत हैं, यानी ये मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं और कोई भी रिलीफ नहीं है। एक शुनीद आई कि जी रशिया से पेट्रोल जो है वो बहुत सस्ता आया है, लेकिन उसके समरात कोई नहीं। लेकिन अब जो उसको माहिरीन ने देखा तो पता चला कि जो खाम माल हम रशिया से ले रहे हैं उसके अंदर वो इतना खाम है कि जो हमारी इस वक्त रिफाइनरी मशीनरी पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल है उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको काबिल इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल के अंदर मुंतकिल करें। अच्छा, दूसरा उसके अंदर एक मसला ये भी आया कि जो बड़े जहाज के अंदर ये रशिया से ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास पहुंचता है, हमारे पास बंदरगाह ऐसी नहीं है जहां पर इसको खड़ा किया जाए जहाज को। मजबूरन खलीज की बंदरगाहों पर खड़ा किया जाता है, वहां से छोटे जहाज़ों में लाया जाता है, उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। अगर इसको हम काबिल इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक मरहला ये होगा कि जो हम खलीज से पेट्रोलियम की खाम माल ले रहे हैं, खाम तेल ले रहे हैं, उसको फिर इस तेल के साथ मिलाया जाए
उसके लिए भी कमोबेश 2 से ढाई महीने का अरसा दरकार है। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रशिया से भी जो हमने खाम तेल लिया है उससे हम पब्लिक को, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। ज़ाहिर है अब ये पेट्रोल जब आपका बढ़ जाता है उसकी बुनियाद के ऊपर हर बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया महंगी हो जाती हैं और वो आपकी रेंज से ही बाहर हो गए हैं। यानी बेशुमार मिसालें, मैं भावलपुर में रहता हूँ, बेशुमार मिसालें हैं। वहाँ पर जो माएँ हैं वो अपना जेवर बेचकर बिजली का बिल अदा करने पर मजबूर हैं। इसी तरह कोई मोटरसाइकिल अपना बेच के बिजली का बिल दे रहा है। कम से कम भी इस्तेमाल करें जो ज़रूरियात हैं, फिर भी बिल के अंदर इतने टैक्सेस हैं कि वो आपको, यानी आपकी जो ज़राए आमदनी है वो मुसलसल कम हो रही है या वहीं पे स्टैगनेंट है, जबकि जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। ऐसे ही है। अभी अब ये देख लेंगे जिस तरह बिल, अभी बहुत सारे लोगों ने एसी घर में हमें बंद कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपका बिल जो है वो 30-35 हज़ार से कम नहीं आ रहा। तो ये तो अब अच्छा, और उसके बाद जिनके घरों में शायद एक पंखा और एक बल्ब जलता होगा उसका भी बिल जो है वो 15 से 20 हज़ार बिल आ रहा है। चला ये तो बात समझ आती है ना, लेकिन अब जो चीज यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, मतलब इस वक्त जो आप सब्जी लेने पता नहीं गए क्या नहीं गए, मैं कल गया हूँ। मैं अपने मोस्टली घर के काम खुद ही करती हूँ इसलिए मुझे आइडिया है। मैंने उससे पूछा अदरक कितने का, 1300 रुपए का किलो है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप ये देखें कि जो हमारा 70% हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है जी। और जिस पट्टी में हम रहते हैं जनूबी पंजाब में, इसके तो अंदर बुनियादी ज़राई आमदनी के ये ज़रात हैं। इसमें कपास है या बाकी जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर सब्जी भी यहीं बनती है, लेकिन सब्जी भी अब आपकी रेंज से बाहर है। ऐसे ही है, ये मुसलसल इसके अंदर इजाफा है। पहले होता ना आप घर में गोश्त बना रहे हैं तो आपको होता था यार आज घर में जो है ना 1000-1200 की आपकी हांडी बनेगी, आप गोश्त लेकर आ रहे हैं। अब तो आपकी जो सब्जी है या आपकी दालें हैं वो गोश्त से क्रॉस कर गई, गोश्त खाना तो वैसे ही मुश्किल हो गया, तो आपकी सब्जी और दालें खाना भी मुश्किल हो गया। इस सारे तनाजुर के अंदर मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर मीडिया के अंदर भी ये बात आ रही है, बाज़ औक़ात हाईलाइट नहीं होती। इस वक्त मेन स्ट्रीम जो पब्लिक की आवाज़ बनने की हमने कोशिश की है, जमात इस्लामी हमेशा से उसका मौक़िफ़ भी रहा है, कोशिश भी रही है कि जो, क्योंकि मीडियोकर की जमात है, ये सरमायादारों की जमात नहीं है। हम तो पिछले जब से ये महंगाई का तूफान है इससे पहले मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं जी। अभी 2 सितंबर को अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने पूरे मुल्क की हड़ताल का ऐलान किया था, जिस पे वज़ीर आज़म साहब का ये फरमाना था कि इतनी महंगाई भी नहीं है कि पूरे मुल्क में हड़ताल की जाए। लेकिन बहरहाल ये पूरे मुल्क के अंदर हुई, ताजर बरादरी ने भी ताउन किया और एक मैसेज स्ट्रॉन्ग गया अशराफिया को कि नहीं, पैनिक है, महंगाई है, लोगों के लिए जीना मुश्किल है। और उसके बाद दूसरे मरले में हमने कहा कि गवर्नर हाउसेस जो हैं पूरे हमारे सूबों के, उनके बाहर एक सिट इन किया जाए, धरना दिया जाए। यानी पब्लिक के अंदर इस वक्त जो पब्लिक की आवाज़ बनने की कोशिश की है या पब्लिक के इस मामलात को लेकर चल रही है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त नहीं है। बयानात की हद तक शायद हो, लेकिन पब्लिक के साथ खड़े होना, इसके दुख को महसूस करना। पिछले दिनों मैं एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के अंदर मौजूद था, बहुत सारी तंजीमें मौजूद थी, तो उनमें से एक साहब ने बरमला मुझे कहा कि सिर्फ जमात इस्लामी जो है वो कोशिश कर रही है, महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रही है। मैंने कहा जी हमें महंगाई ज्यादा लगती है, आपको पता नहीं लगती है नहीं लगती, मोस्टली लोगों को नहीं लगती। हम तो निकले हैं बाहर और हम मुसलसल निकल रहे हैं, हर जुम्मे में निकलते हैं, हर इतवार में निकलते हैं। लोग कहते हैं इससे फर्क क्या होगा। बात यह है कि आपके पास ये आईनी जरिया है कि आप एहतजाज के जरिए आप बात पहुंचा सकते हैं कि हम मुश्किल में हैं। जो एहतजाज किया जा सकता है जी, क्योंकि हर इंसान जो है इस टाइम, हर बंदा, आम बंदा जो है वो इससे मुतासिर हुआ है। इसमें मजीद भी बात करते हैं। तनवीर से जानते हैं, तनवीर क्या हालचाल है, क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, ये बताएं आजकल। बिल्कुल ठीक है, बाहर तो घूमते फिरते नजर आते हैं, बहुत कम इनको ऐसे है ना, हम इनको पकड़ना पड़ता है जोर से कि जी यहाँ भी टिक जाए। बस आपको पता तो है क्या चल रहा है। हाँ अच्छा, वैसे जिस तरह अभी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें आप क्या कहेंगे, क्योंकि काम भी हो रहा है, हमारी यूथ भी यहाँ से जा रही है, उस हवाले से डिजिटल, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पे काम भी आपने भी माशाल्लाह, आपकी बड़ी एफर्ट्स हैं, तो अभी क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, मैं तो शायद ये वेव महंगाई की इस तरीके से नहीं आई थी, वैसे तो 5-6 साल से ही महंगाई की सूरत हाल जो है, लेकिन मैं शुरू से इस बात पे वोकल हूँ कि हमें अपनी इनकम को, खासकर जो यूथ है उसको डॉलराइज करना चाहिए। क्योंकि ऐसी इकोनॉमीज जो मैंने देखा है, स्टडी की है दुनिया में, डिफरेंट कंट्रीज की क्या सिचुएशन या कंडीशन होती है, तो ये जो रिवर्स गियर है ना, ये अब नहीं लगना। पहली चीज जो मैं रियलाइज करने की बात है, मतलब अगर आप 70s के अखबारात उठा लें, 80s के उठा लें, तो महंगाई बढ़ गई, अशिया की कीमतें डबल हो गई, तो वही चीजें अब तक आ रही हैं। अगर ये 40-50 सालों में चीज नहीं बदली तो मुझे नहीं लगता कि आगे भी बदलने के चांसेस हैं। तो अब उसके मुताबिक खुद को प्रिपेयर करें। उसकी प्रिपरेशन क्या है कि आपकी जो करेंसी है
वो इतनी ज्यादा डीवैल्यू हो गई है, जो मेन इशू है। मेन इस टाइम तो हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं पिछले दिन में बाकू जा रहा था तो मेरे साथ बिल्कुल साथ वाली सीट पे इंडियन बैठी थी खातून। तो हम मतलब एक गरीबों को कहता हूँ अपने मसले होते हैं, तो मैंने उससे पूछा कि टिकट आप कितने की लेके आ रही है? तो उसने कहा 35,000। उसने कहा आप? मैंने कहा 180,000। अब आप डिफरेंस देखें। अब वो भी सेम एयरलाइन है, अब वो बल्कि न्यू दिल्ली से आ रही है, मैं मुल्तान से जा रहा हूँ। डिफरेंस चेक करें। लेकिन अब उनकी करेंसी इतनी स्ट्रांग है कि वो उनको 35,000 की पड़ी, हमें तकरीबन $2.25 लाख की। हाँ। अब ये मेन मसला है हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन का। हमें इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, हमने ऑयल भी इंपोर्ट करना है, हमने दूसरी जो कमोडिटीज हैं वो भी इंपोर्ट करनी है। तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो डॉलर हैं वो बाहर जाएंगे, उनके जरिए आप परचेजिंग करेंगे। तो अल्टीमेटली यूथ के लिए तो मेरा ये पैगाम है, बाकी उनसे बड़ों तक तो हमारी बात पहुंचाना मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है। तो यूथ के लिए है कि अपनी इनकम को थोड़ा डॉलराइज करें। सही एफर्ट है, ओवरनाइट नहीं होगा, ये इतना आसान काम नहीं है, ये अंडरस्टैंड। लेकिन जितनी एफर्ट आप यहाँ पे अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कर रहे हैं उससे कम एफर्ट ही लगेगी। लेकिन थोड़ा अगर कंसिस्टेंट रहें, टाइम दें, तो आप डॉलर में अर्न करें। 280, 85, 90 रुपए का डॉलर है, तो अगर आप $1 भी कमाते हैं तो इतने पैसों में जाके बनता है। अदरवाइज यहाँ पे सर्वाइवल जो है वो टफ है। मुझे जो क्लियर सी बात लगती है, मैं जो इर्द गिर्द देखता हूँ, मुझे खुद समटाइम्स जो प्राइसेस हैं वो शॉक करती हैं, आप यकीन करें। मतलब इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं चंद दिन पहले मैंने बच्चे को कहा कि मैंने कैश दिया ना, नॉर्मली हम कार्ड से इस तरह चल रहा होता है, तो मैंने कहा यार ये जाके मटन कढ़ाई ले आओ, 5,000 दिए। मैंने कहा 2.5-3 किलो आ जाएगी। सर कहाँ बैठे हैं? तो 3500 हो गई। मैंने कहा ये कब हुआ? तो फिर एकदम से ख्याल आता है कि जो मीडियोकर क्लास है जिनकी सर बात कर रहे थे, जो गरीब लोग हैं कैसे सरवाइव करेंगे? ऐसे ही है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो ज्यादा मुश्किलात हो गई। मतलब 800 रुपए थी दिहाड़ी, वो मैक्सिमम 1,000-1,200 पे चली गई। हाँ, वो जो परचेजिंग पावर है वो नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। हालांकि अगर हम बाहर जाते हैं तो ऑलमोस्ट यही प्राइसेस होती हैं जो पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ के लोगों को फील क्यों नहीं होता? क्योंकि परचेजिंग पावर ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे हमारी इनकम नहीं बढ़ रही। हमें महंगाई को कम करने की बजाय, ऑब्वियसली कम कर नहीं सकते, होनी भी नहीं है, चाहे डॉलर का रेट नीचे होनी भी नहीं है। ये फैक्ट है। हाँ, ये रियलिस्टिक होके ये अप्रोच रखनी चाहिए कि महंगाई कम करने की बजाय अपनी इनकम को अपग्रेड करने की कोशिश करें ताकि हम इन चैलेंजेस को मीट कर सकें। अच्छा, यहाँ जिस तरह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात करें, अब इसका भी बहुत ज़्यादा चर्चा है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाहर के ममालिक में हम देखें तो वो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम देखो पाकिस्तान तो अभी में बहुत पीछे है, अभी बहुत सारी चीज़ें। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये किस तरह हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होगा? देखें, बड़ी अच्छी बात की। पहले तो इन टॉपिक्स पे बात करना, बात होना, ये भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारी जो ज्यादा मुझे कंसर्न होता है यूथ से होता है। अब यूथ को मोस्टली ये डायरेक्शन लेस है, उनको पता नहीं करना क्या है। अब यही सबसे मेन है ना, हमारे यहाँ तालीमी इदारे हैं, सब कुछ है, हमें डिग्री अच्छी लेनी है, हमें अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हमने एक्चुअली करना क्या है। डिग्री भी क्या करनी है ये भी नहीं पता ना। वो भी हम बस एक फाइल निकालते हैं जिसमें निकल आई, जिसमें एडमिशन हो गया तो हमने एडमिशन ले लिया। अब ये हमें नहीं पता कि हम एडमिशन क्यों ले रहे हैं, डिग्री करने के बाद इसका मसरफ क्या होगा और हम किस जगह पे जाके खुद को खपाएंगे, ये भी नहीं पता होता। ऐसे ही है। तो उससे अल्टीमेटली ये होता है कि वो एक तो तालीमी निज़ाम पे भी बोझ पड़ रहा है, फिर उससे बाहर निकलते हैं तो जॉब जो मार्केट है वो वैसे थोड़ी स्ट्रेस में है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बेरोजगारी बढ़ती है। ऐसे ही। और फिर अनस्किल्ड लोग पैदा होते हैं ज्यादा। इस वक्त मैं कल ही एक बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि यूके में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की तादाद पाकिस्तानियों की है। मेरे लिए बड़ी शॉकिंग सी, इंटरेस्टिंग सी न्यूज थी कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? कि वहां पे तो ये नहीं तमीज कि आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, उनको अपने काम से। लेकिन चूंकि हमारा जो तालीमी निज़ाम है और उसके बाद पूरे हम स्किल्ड नहीं हो रहे, हम जस्ट रट्टा लगा के, अब तो वो भी लास्ट नाइट रट्टा लगा के सुबह जाके पेपर दे आते हैं। हाँ, हम जाके फिर यूके पहुंच गए। यूके में पहुंच के भी नहीं पता हमें कि हमने करना क्या है। मैं फिलीपींस के बारे में, अब मैंने चूंकि जाना था, वीजा नहीं मिला, तो मैं स्टडी कर रहा था थोड़ा। वहां पे आप देखना पूरी दुनिया में जो मेड्स हैं वो ज्यादातर फिलिपिनो है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बाहर के ममालिक में फिलिपीनीज जितने फैले हुए हैं, बहुत तादाद तो पाकिस्तान में, मतलब लाहौर में अब बहुत ज्यादा इसकी पेनिट्रेशन हो रही है। तो मैंने देखा कि वहां पे प्रॉपर
कोर्सेज हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं कि हाउ टू बी अ गुड मेड। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि ये भी कुछ चीज सीखने की है कि खाक रोब को कैसा होना चाहिए, मेड को कैसा होना चाहिए, ड्राइवर को कैसा होना चाहिए। हम इसके ऊपर कभी तालीम या किसी किस्म के कोर्सेज या शॉर्ट कोर्सेज हैं ही नहीं। तो बहरहाल बात ये है कि पहली चीज तो ये है कि अपने आप को स्किलफुल करें, अपने आप को इक्विप करें, देन आप मार्केट के काबिल हो सकें। तो बात शुरू हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब चूंकि फ्यूचर, अभी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग एक फैक्ट शेयर करता हूँ, अभी गूगल ने एक फोन लॉन्च किया है और वो सारा एआई बेस्ड है। इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट ये लगा कि कॉल भी आपकी एआई सुनेगा। वो कॉल सुन के ये डिसाइड करेगा कि आप तक वो कॉल कनेक्ट आनी चाहिए नहीं। हाँ, देखें कि वो स्पैम है या कोई अनइम्पोर्टेंट कॉल है कि जो आपको नहीं सुननी चाहिए, या इम्पोर्टेंट है तो आपको मतलब आपका सारा कंट्रोल, मतलब आपका मतलब आपको एक असिस्टेंट मिल गया। अब हमारा क्या सूरत हाल है? अब आप देखें, हमने इतनी हमारी अगेन मईशत स्ट्रेस में है, जॉब्स क्रिएशन नहीं है। जो जॉब्स हैं वो एक एक जगह पे 10-10 लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसे ही है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेज हम बढ़ाएं तो जो रेपिटेटिव टास्क हैं, रेपिटेटिव टास्क हैं जिनमें बहुत ज्यादा आईक्यू, ईक्यू, बहुत ज्यादा का इस्तेमाल ज्यादा है, वो नहीं है, तो उनको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू असिस्ट कर सकते हैं। सही। मिसाल के तौर पर आप दुबई माशाल्लाह आप भी जाती हैं, आप लैंड करती हैं, बाहर कियासिक लगे हुए हैं, आप कॉइन डालें और ड्रिंक्स लेने हैं, कुछ भी लेना है। अब क्या हुआ, एक जो मैन पावर है वो कम हो गई। इसी तरह मैं वहां पे पूल खेलने गया और मैंने इंटरेस्टिंग देखी, आप कॉइन्स डालें, वो पीसेस जो होते हैं वो बाहर आएंगे, खेलें, वो ऑटोमेटिकली उधर चले जाएंगे। ऐसे है, मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। हमने यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में 3-3, 4-4 लोग इंगेज कर रखे हैं। तो बहरहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द फ्यूचर, पहली बात उसको एम्ब्रेस करने की जरूरत है। सबसे पहली चीज होती है ना एक्सेप्ट करना। हमारे यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और मेरे ख्याल में हम लोग तो शायद इसको इतनी जल्दी कबूल कर भी नहीं सकते। ये देखिए, ये कमजोर माइंड्स की निशानी है। ये शुरू से ही ऐसा आ रहा है कि आप जो नई जिद्दत है, पहले तो उसको आप डिनाई करते हैं। नहीं जी, ये हमसे नहीं होगी, हम कर ही नहीं सकते, फॉल्ट है। कभी आप रिलीजियस, कभी कोई सोशल, किसी किस्म के उसमें अंदर निकालेंगे। तो जब जरूरी हो जाता है उसका इस्तेमाल, फिर उसमें लेट हो चुके होते हैं हम। फिर हम कहते हैं कि इंडिया क्यों आगे चला गया, बांग्लादेश आगे क्यों चला गया, हम क्यों पीछे रह गए। तो क्योंकि आपने उस वक्त प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी जब सबने की थी। एक लोग एक्सपर्ट बन गए तो आप उस जो रेस है उसमें पीछे रह गए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नई जॉब्स क्रिएट करेगा। रेपिटेटिव टास्क, लेट्स सपोज एक बंदे ने आना है, आपने लिखना है, उसने जाना है, ये जो रेपिटेटिव टास्क हैं ये रिप्लेस कर देगी एआई। सही, क्योंकि वो आपकी असिस्टेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर आप देखें कि मतलब हमारी कंपनी की जो कन्वर्सेशन है वो ऑलमोस्ट 30% एआई संभालती है। सही। इस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो हमारे सिस्टम ने रीड कर लिए हैं कि यार ये बार बार आते हैं, तो उसने लर्न कर लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो भी आर्टिफिशियल है। अब जैसे मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी जैसे आया स्नैपचैट पे ये एआई आया। अच्छा, मैंने उसको मुझे आइडिया नहीं था ये एक्चुअली है क्या। फ्रेंड ने काफी मैं कहा यार तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, ओहो तुम्हारा सारा तमाम डाटा तुम्हारा अब उसके पास कंट्रोल उसके पास चला गया है, तो अभी तुम जो भी पिक्चर्स बनाओगी या कुछ भी तुम व्हाटएवर जो बात करोगी वो तमाम चीजें आपकी ना उसके पास होंगी। अच्छा मैंने जस्ट उसके मैं अच्छा चलो यार ये है क्या, तो मुझे आइडिया नहीं था कि यार आप बात करके देखो। तो मैंने उसके ऊपर ऐसे हेलो हाय हाउ आर यू, बहुत सारी चीजें उसके साथ ऐसे डिस्कस करना शुरू किया। अच्छा आज मौसम बहुत अच्छा है, तो उसके विद इन मेरे ख्याल 1 सेकेंड उसके रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए। तो मतलब वो उसका यूज केस मैं आपको बताऊं, हाँ लोगों ने जिम ट्रेनर्स रखने छोड़ दिए। वो चीजें आपकी आ गई ना। आप उसी को आप स्कैन करें, मैं कोई टिप दे रहा हूँ, उसी स्नैपचैट के जो एआई है उसके जरिए फूड को स्कैन करें, वो आपको बता देगा इसमें कितनी कैलोरीज है। हाँ वही ना, कितना एडवांस है। मतलब मैं हैरान परेशान कि अगर आपके साथ बात करने वाला कोई नहीं है तो वो आपको कंपनी देगा और आपसे बात करेगा। अब तो लेटेस्ट इस तरह के वो पूरे उन्होंने रोबो बना दिए जो एआई बेस्ड हैं, और वो आपके मुताबिक
अपने आप को ढालेंगे हाँ। और उस तरीके से बात करेंगे आपसे। अच्छा जी साहब, जिस तरह वीडियोस भी अभी वायरल हुई है कि कुछ उन्होंने अपने जो है प्रोजेक्ट को लेकर भी आए हैं, वो उन्होंने अपने मैदान में भी ले आए हैं, तो हाँ, आप प्रेफरेंस आप सेट कर दें हाँ कि मुझे मतलब इस तरह की बात करने वाली टॉकेटिव हो, शायर हो, तो उसको प्रेफरेंसेस दे दें। अब तो सर मुझे लगता है हमें पॉलिटिशियंस भी ले आएंगे। ऐसा है कि नहीं सर? और जो वेरी सॉरी टू से जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियन की सूरत हाल है वो स्मार्ट होंगे तो रिप्लेस कर देंगे। मुझे लगता है हमारे जो हुक्मरान है वो भी कहीं ना कहीं परेशान होते दिखाई दे नजर आ रहे होंगे कि यार वो सेफ है, हमें तो नहीं, वो सेफ है, उनको पता ही नहीं है वो क्या रहा है। ये जो पता ना होना ये भी ब्लेसिंग होती है। हाँ ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, वैसे आपकी क्या राय है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं हुक्मरानों की, तो मुझे लगता है हमारे तो मसाइल आधे हल हो जाएंगे AI आ गई तो। टेक्नोलॉजी तो ज़ाहिर है जैसा तरक्की कर रही है, अगर आप उसको जितनी देर से एक्सेप्ट करेंगे उतने ट्रबल्स के अंदर आप खुद जाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा वो जो आपने बात की ना जी, जो हमें महंगाई, एक है महंगाई जो एक नेचुरल आ रही है ना, उसमें तो इंसान को दुख नहीं होता कि ठीक है सिस्टम ही चल रहा है, लेकिन हम अपने इर्द गिर्द हमसायों को देखते हैं तो बड़ा रिलैक्स है, लेकिन हम क्यों मुश्किल में आ गए हैं। इसका मतलब है कि इंटरनल फॉल्ट भी तो हमें ढूंढना है ना, या तो है ना एक्सटर्नल है, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई भी आ रही है, हम भी चल रहे हैं उसके अंदर, हमें कोई दुख नहीं है, हम उसके लिए अल्टरनेट चीजें बनाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं, अपनी चीजों को। लेकिन अगर मसनूई महंगाई हम पर मुसल्लत कर दी जाए, यानी मुल्क के रिसोर्सेज अगर 2% अशराफिया अपने याशियों के लिए इस्तेमाल करें और 98% पब्लिक उसको पे करे, तो क्यों? यानी हमारी आइडेंटिटी नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं है, हमारे हक नहीं है इन वसाइल के ऊपर। असल मसला इशू ये है, बिल्कुल ऐसे हमें सिस्टम चेंज करना चाहिए। जब हम सिस्टम चेंज करेंगे ना जी, इस पर बात करते हैं नाज़रीन। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, इलेक्शंस के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस टाइम नई हल्का बंदियां जो हैं वो बनाई जा रही हैं, स्टार्ट की जा रही हैं, आप इससे कितने मुत्तफिक हैं और इलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, इलेक्शंस होंगे या नहीं? इलेक्शन तो नागुज़ीर है, आज करें या कल करें, कोई और रास्ता है नहीं। दूसरी बात यह है कि जो मरदमशुमारी है, फिर उसके बाद हल्का बंदियां हैं, ये भी एक परसेप्शन तो ये है कि ये डिले टैक्टिस हैं कि आप उसको प्रोलॉन्ग किए जा रहे हैं। जब आपके इल्म में था कि ये 5 ईयर का टेन्योर इस साल इस महीने में ख़त्म होना है, तो फिर इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दुआ है, उसने पहले प्रिपरेशन क्यों नहीं की? अच्छा, प्रिपरेशन अब कर ली, अब आपने हल्का बंदियाँ इशू कर दी। हल्का बंदियों के अंदर कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि किस बुनियाद के ऊपर ये हल्का तकसीम किया गया है। मसलन हमारे पास अब बहावलपुर के अंदर हमारा जो NA 171 है, जो ये जजमान को लगता है, वो पहले जजमान के और पेरिफेरी के हदूद के अंदर था, अब वो चोलिस्तान की बुनियाद के ऊपर उसको चन्नीगोड तक पहुंचा दिया गया। अहमदपुर से भी आगे चन्नीगोड आखिरी आपका गांव या वो इलाका है कि जिससे आगे फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। तो जाहिर है कि इसके ऊपर लोग पैनिक भी हैं। आबादी के तनासब से सीटें भरनी चाहिए थी, उसके अंदर भी जो है वो एम्बिग्यूटी है, इसको भी एड्रेस होना चाहिए। जाहिर है कि अभी तो इन्होंने पहली लिस्ट वगैरह शाया की है, अब ज़ाहिर हर जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी स्टेक होल्डर है, वो फिर जाएगा इनके पास और एतराज़ात दाखिल होंगे और उसके बाद ये मामला होगा। मैं जो एक पिछली हवाले से एक बात करना चाह रहा था कि ये जो पूरा प्रोसीजर है इलेक्शन का, ये भी तो अब शफाफ नहीं रहा है। यानी कराची का भी हमारे सामने मॉडल सामने आया है कि पब्लिक की जो चाहत है या पब्लिक की जो डिमांड है वो किसी और के बारे में है और आपने ज़बरदस्ती किसी और को मुसल्लत कर दिया है। और लोगों की उस डिमांड को या उस नीड को आपने दबा दिया है, बाई फोर्स दबा दिया है। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर कि कितने वो जानिबदार हैं, या क्यों नहीं ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी चीज़ें नहीं बनाई गई, SOPs नहीं दिए गए जिससे ये जो इलेक्शन की प्री रिगिंग हो जाती है इसको रोका जा सके। अच्छा, फिर ये एक मामला जो आ रहा था महंगाई के हवाले से भी है, गुड गवर्नेंस हमारा एक बहुत बड़ा इशू है। मैं आज की मिसाल दूंगा कि इस वक्त KP जो गवर्नमेंट है हमारी, आज से पहले जब ये पिछला टेन्योर था, खुद अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब सीनियर मिनिस्टर रहे हैं उसके अंदर, और फाइनेंस का शोबा उनके पास था। इसी तरह जो दूसरी अहम वजारत थी वो तालीम की थी, जमात के जो हमारे एक मेंबर असम्बली थे। तीसरी जो थी वो बल्दियात की थी। यानी ये तीन बड़ी मेन, कह लीजिए कि रीढ़ की हड्डी की तरह एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, एक रियासत के अंदर ये तीनों मिनिस्ट्रीज हैं। लेकिन आप देखें ना जी, 5 साल के अंदर अगर किसी ने डिलीवर करना हो, गवर्नेंस हो, खुद वो करप्ट ना हो,
तो ये कोई मैं कानून ओला की बात नहीं कर रहा आपको, जस्ट 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि आपको एक सूबा मिला जिसके ऊपर कर्जा था, आपने 5 साल के अंदर डिलीवर करके उसको 0% कर्जे पे ले गए, उसको 0% करप्शन पे ले गए। आपके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ए कैटेगरी का हॉस्पिटल बन गया। आपकी मैट्रिक तक जो है वो बच्चों की तालीम विद बुक्स फ्री कर दी गई। हॉस्पिटल की फैसिलिटीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका है, सड़कों का, रोड का नेटवर्क है, पार्क्स हैं, केपी एकदम चेंज हो गया। वजह क्या हुई कि जब फाइनेंस मिनिस्टर पहले दिन अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया कि मेरी तनख्वाह 18,000 होगी, मेरे नीचे भी स्टाफ की तय होगी, मेरे एसी उतार दिए जाए। उन्होंने एक सिंपल मैन की तरह आके डिलीवर जब शुरू किया तो करप्शन खत्म हुई। अच्छा, इस वक्त क्या हुआ कि जब आपने सूबा हैंडओवर किया, इस हुकूमत ने 0% करप्शन, केपी की बात कर रहा हूं, 0% कर्जा। लेकिन जो लास्ट 5 ईयर गुजरे हैं 1000 अरब से ज्यादा कर्जा सिर्फ केपी का। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, एहसास नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, चीजें बहुत वसाइल का मसला नहीं है। हमें इशू नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। ये महंगाई जो है ये मसनूई इसीलिए है। वसाइल रब ने हमारी इस्तेमाल और जरूरत से ज्यादा दिए हैं, लेकिन बात हुई आ जाती है कि हमारे सिस्टम ही नहीं उस तरीके से जब 2% अफराद वो सारा चीजें हड़प करने के लिए आ जाएं, अपनी मर्जी से पॉलिसी बनाते जाएं। अभी ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म हुई है, 1 वीक के अंदर 45 बिल्स आपने मंजूर कर दिए। 45 बिल्स, शायद वो जो मेंबरान है उनको नाम भी नहीं पता होंगे, जिन्होंने पेश किया शायद उनको भी नहीं पता होगा कि हमने पेश क्या किया है, और उस पर हाथ खड़े करके आपने कानून साजी कर दी। 45 बिल्स आपने 5 से 7 दिन के अंदर मंजूर कर अभी तो इलेक्शन कमीशन के हवाले ही सब कुछ हो गया ना। वो अब देखें ना जी, अब वो टीचर साहबान बाहर निकले हुए हैं इसलिए कि ग्रेजुएटी आपने उनकी कम कर दी। आपने कहा कि जब आप रिटायर होंगे तो आपकी जो तनख्वाह है, जो आपको पेंशन मिलनी है, जो ग्रेजुएटी मिलनी है, वो आपकी पहली बेसिक जब आप हायर हुए थे 30 साल पहले उस पे बनेगी। वो तो बेचारे रुल गए, ऐसे ही है, चीखें मार रहे हैं कि हम कहाँ जाएं। बिल्कुल महंगाई की बात हो रही है, इतनी सारी चीजें बात हो रही है, तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जी और फलों के क्या रेट्स हैं। जी, बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज के ताज़ा भाव की, गुज़िश्ता एक हफ्ते में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था, जिसमें अभी कोई कमी देखने को नहीं मिल रही। बात की जाए आज की ताज़ा 3 सूरत हाल की, तो जिसमें सब्जियों में अदरक अभी भी 1400 रुपये फी किलो पर बरकरार है, लहसुन 600 रुपये फी किलो पर बरकरार है, इसके साथ मटर 320 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जबकि इनकी सरकारी कीमतों को देखा जाए तो अदरक की आज की सरकारी कीमत 1220 है। आज सरकारी कीमत में इजाफा देखने को नहीं मिला, लेकिन पहले रोज़ बरोज़ जो है वो 10 से 20 रुपये का इजाफा सरकारी कीमतों में भी हो रहा था। लहसुन जो है वो सरकारी कीमत में तकरीबन एक हफ्ते से 460 रुपये फी किलो तक ही बरकरार है। मटर 328, जबकि मार्केट का उसका रेट जो है वो 320 है। इसके साथ लीमू जो है वो 240 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह बात करें दीगर सब्जियों की, जिसमें गोभी और अरवी 160 रुपये में, जबकि टमाटर और प्याज और आलू जो हैं वो 100 से 120 रुपये फी किलो में, और इसके साथ हरी मिर्ची 140 से 160 रुपये फी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए अगर फलों में सुंदरखानी अंगूर जो है वो 400 से लेकर 600 रुपये फी किलो तक, सेब मुख्तलिफ क्वालिटी के हिसाब से 160 से लेकर 320 रुपये फी किलो तक, अनार कम से कम 200 से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये फी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। तो अभी भी महंगाई ने परेशान कर रखा है, और दूसरी तरफ सरकारी और मार्केट की कीमतों के दरमियान जो फ़र्क है उसने भी परेशान कर रखा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटियाँ जो बनाई जाती हैं वो भी गैर फाल नज़र आती हैं। काफ़ी दिनों से कोई इस तरह की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही कि कोई मार्केट में जाकर सब्जियों और फलों की कीमतों को लागू करवाएं। मंडी की अपनी कीमतें हैं, दुकानदार मार्केट में अपनी कीमतें हैं, जबकि इसके साथ जो सरकारी कीमतें हैं वो भी मुख्तलिफ। इस हवाले से दुकानदारों का भी ये कहना है कि मंडी से जो कीमतें मिलती हैं वही मार्केट में आके हमें वो दाम लगाने पड़ते हैं और अपने अखराजात पूरे करने पड़ते हैं, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जो रेट लिस्ट है वो उसका कोई अमल जो है वो नज़र नहीं आता। आम शहरी जो है वो भी महंगे सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर है। जबकि चिकन जो है वो आज 535 रुपये फी किलो तक मुकर्रर की गई है, जबकि अंडे जो हैं वो फ़ी दर्जन 284 रुपये फी किलो मुकर्रर किए हैं। तो आज 6 रुपये का इजाफा देखा गया फ़ी दर्जन के हिसाब से। जी,
बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। और जिस तरह महंगाई की बात है, सब्जियों फलों के भी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए। अब तो वाकई एक बंदे के लिए जो है ना वो घर में सब्जी बनाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ तनवीर, अभी जो हम करंट सिचुएशन को देखते हुए जो डिजिटल के हवाले से एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई भी सही, सुनने में आया कि यहाँ पे जी इन्वेस्टमेंट हो रही है, काम हो रहा है, पाकिस्तान में एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वही प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो आपके यहाँ से मूव कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ी बड़ी कंपनी आई और चली गई। देखें आप, मेजर जो उसकी रीजंस है ना, एक तो इकोनॉमी वाइज एक कंपनी है अमेरिका की बहुत बड़ी, समझिए जाइंट है, पेपैल आपने नाम सुना होगा, उसकी तरह की एक आप कह सकते हैं कंपनी है। अच्छा, उसने ये जो लास्ट मई के अंदर हमारे डॉलर की प्राइस में इतनी तेजी के साथ फ्लक्चुएशन आई कि एक दिन 260 है, अगले दिन 280 होता था, अगले दिन 300 होता था, फिर 285 हो जाता था। इतनी तेजी के साथ जो फ्लक्चुएशन आई तो उन्होंने पाकिस्तान में नए अकाउंट्स देना ही बंद कर दिए। सही, सिर्फ उन्होंने कहा जी पुराने जो अकाउंट चल रहे हैं वो भी हम एक लिमिटेड कैपेसिटी में चलने देंगे, नए साइनअप्स बंद। अब उससे हमारे जो ऑनलाइन काम करने वाले बच्चे हैं इतना ज्यादा हर्ज हुआ क्योंकि हमारे पास बड़े लिमिटेड से ऑप्शंस हैं। पेपैल दुनिया का सबसे बड़ा और वाइडली यूज्ड एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं है। हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ने कहा जी पाकिस्तान में हम प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दे दी, हम ला रहे हैं। तो मुझे एक बड़े मुक्तदर हल्के के उन्होंने पूछा कि हमारे आईटी मिनिस्टर साहब ऐसे कह रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अब क्या गलत ही कह रहे हैं, मैं अगर बेहतर लफ्ज भी यूज करूं तो, क्योंकि ऐसा होगा नहीं मुझे पता है। दूसरा, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते उसका है कि हमारे यहाँ लॉज जो हैं बड़े पुराने चल रहे हैं, प्री डिजिटल लॉज आप कह सकते हैं। साइबर लॉज में बड़ा काम हुआ था लेकिन वो भी उस हवाले से हुआ जहां पे इलीट की प्रोटेक्शन और उनके बेनिफिट्स की प्रोटेक्शन आती है। वो अगर बिजनेसेस के हवाले से बात की जाए या एंड यूजर के हवाले से बात की जाए तो इतना ज्यादा इफेक्टिव लॉज वो नहीं है। तो मैंने तो सजेशन भी दी थी प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो भी बाकी मुख्तलिफ हल्के हैं कि आप ये बात, शायद बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स बनाएं जिनका काम ही डिजिटल जो बिजनेसेस के हवाले से शिकायत हैं उनका अजाला हो। क्योंकि किसी के साथ स्कैम होता है, किसी का डेटा ब्रीच होता है, किसी के इश्यूज होते हैं तो उनको, और मतलब वो बिल्कुल क्लूलेस हैं। अगर वो कोर्ट में जाते हैं ना उनका एडवर्स इफेक्ट होता है। सही। कैसे? क्योंकि कोर्ट में गए आप और उन्होंने आराम से उन्होंने बेल ले ली तो अब वो बाहर आके ज्यादा दिलेर हो गए, अच्छा इतनी सी बात थी, तो उन्होंने उसको अब्यूज करना उल्टा तेजी से बढ़ा दिया। तो ये जो है ना बड़ा मसला है हमारा, तो कंपनीज ना आने का। उसके अलावा ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, FATF की हम ग्रे लिस्ट में रहे बड़ा अरसा, तो ये एक और रीजन है कि उनको खतरा है कि हमारी मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इस पे मैंने एक पूरा पॉडकास्ट किया था कासिम अली शाह साहब के साथ भी, आदिल निजामी साहब के साथ भी, कि हमें इस इशू को पहले तो समझें। बिल्कुल, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही 10 में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, नई हल्का बंदियों के हवाले से बात हो रही थी सर। अभी आपका जो इस जमात इस्लामी के हवाले से काफ़ी, क्योंकि काम ये आप लोग कर रहे थे, ब्रेक में भी हमारी बात हो रही थी, जब वोट की बारी आती है तो लोग क्यों नहीं वोट का उस तरीके से इस्तेमाल करते हुए जमात इस्लामी को वोट दिया जाए और इस हुकूमत को आना चाहिए? अच्छा, इस वक्त जो सिनेरियो है ना, मैं कहूँगा जो करंट सिचुएशन है या करंट पोजीशन है इस वक्त, उसमें तो लोगों का परसेप्शन तब्दील हो रहा है। हम खुद महसूस कर रहे हैं। इस वक्त जो भी पंजाब में लास्ट मंथ भी कमोबेश 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के ऊपर बड़े जलसे हुए हैं। हम ये जमात तशरीफ लाए, खुद भावलपुर के अंदर मैंने बड़ा जलसा करवाया तालीम तहफ़्फ़ुज़ मार्च के हवाले से। लोगों के अंदर एक अवेयरनेस तो आई है, इसलिए कि जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज जो मेन स्ट्रीम की हैं, जो अब पिछले 20-30 साल से इक़्तिदार की मसनदों पर बैठे रहे हैं, पॉलिसीज़ खुलकर सामने आ गई, जो इनका एक चेहरे पर मास्क था वो उतर गया और पता ये चला कि बुनियादी तौर पर नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन काम और पार्टी एक ही है, जो इशराफिया की पार्टी है। और ये फसली बटेरे हैं जो वक्त के साथ साथ उड़ के कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ के अंदर, और पॉलिसीज़ भी वो जो अवाम दुश्मन हो और बुनियादी ज़रूरियात से दूर करने वाली हों, उसके अंदर कानून साजी में सब इकट्ठे हैं। लामोहाला जो चॉइस बचती है, अच्छा इसके अंदर ना ये पूरे सर्वेज भी बताते हैं, फील्ड आउट है, ज़ाहिर गैर जानदार है, फाफिन है, वो ये बताता है कि पार्लिमानी कारकर्दगी के लिहाज से भी
और अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेटिक बेस के ऊपर जांच करना चाहें तो उसके लिहाज से भी जमात इस्लामी के इर्द गिर्द कोई और नहीं है, जहां हर साल या इनका पूरा सिस्टम मौजूद है जिसमें चेंज आती है। अब मसला ये आता है कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है ये खुद एक सवालिया निशान है कि जो इस वक्त हमें देखना चाहिए कि इसमें क्या रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा, इसी तरह जो जमात ने अपना एक परसेप्शन ये दिया है कि हम मुतनासिब नुमाइंदगी उसकी बुनियाद पर इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि मुतनासिब नुमाइंदगी हो, हर एक जो मकतब है जिसने एक वोट भी कॉज किया उसका वोट ज़ाया तस्वर ना हो। यानी इस तरह ना हो जैसे हमारे एक हल्के के अंदर 1 लाख वोट एक शख्सियत को पड़ता है, 1,05,000 वाला जीत जाता है, लेकिन जो 1 लाख लोगों ने किसी की पॉलिसी को या किसी के काम को पसंद किया है वो तो रह जाते हैं। हमने कहा कि आप मुतनासिब नुमाइंदगी के ऊपर लेकर आए, कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर, आपकी आइडियोलॉजी की बुनियाद के ऊपर, आपका जो स्ट्रक्चर है या जो आपका विजन है उसकी बुनियाद के ऊपर लोग आपको जांचें और आपको आगे मौका दें। तो इस पे मैं समझता हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन होता है तो कोई चॉइस और बचती नहीं है। सही। पिछले पूरे टेन्योर के अंदर जो डिलीवरी है जमात की वो मैचलेस है और उसके अंदर कहीं करप्शन नहीं है, कहीं पर लॉयल्टी जो है वो चैलेंज नहीं हुई, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है और मुसलसल हर फील्ड के अंदर डिलीवर कर रहे हैं। तो इस तरह से कि मैं समझता हूँ कि जो आइंदा आने वाला इलेक्शन और जमात ने जो पॉलिसी अपनाई है कि अपने निशान, तराजू के निशान के ऊपर हम इलेक्शन के अंदर जाएं, अपना पूरा जो कह लीजिए कि मंशूर पेश किया है और वो प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल से मुराद है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं है बल्कि पीछे माहिरीन की एक पूरी टीम मौजूद है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त 28 से 29,000 PhDs हैं पाकिस्तान के अंदर, वो कि बहुत कम है, लेकिन इसमें हर 6th और 7 PhD जो है उसका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। आखिरी बात, आप प्रोग्राम के इख्तिताम पे जा रही हैं, मैं ये जरूर कहूँगा कि हमारे पास एक दो इश्यूज को हमें एड्रेस करना चाहिए। मैं अगर मईशत की बात करूँ ना, उसके अंदर जो करप्शन है, अशराफिया का जो मामला है, जो बात आई है, मसनूई महंगाई जो है जी, इसको ब्रेक लगाने की जरूरत है, सिस्टम चेंज किए बगैर नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी बेबरकती हमारे पास है वो ये सूदी निज़ाम है। जब तक अपनी मईशत से हम ये सूदी निज़ाम की लानत ख़त्म नहीं करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकते, हम खुशहाल नहीं हो सकते, जो मर्जी कर लें। इसलिए कि हम मुसलमान हैं और रब से हमारा वादा, रब का हमारे से वादा है। कैसे सर्वाइव कर सकते हैं जब सूदी निज़ाम से खुद रब ने कहा कि उसके और उसके नबी की जंग है। जाहिर है कि ये कोई ख्याली बात तो नहीं है, जज्बाती बात भी नहीं है। मुतबादल निज़ाम मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसे ही छोड़ दिया कि अभी सूदी निज़ाम नहीं होगा बस भागो किसी निज़ाम की तरफ, ऐसा नहीं है। उसने निज़ाम दिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हम चाहते नहीं है, हमारा ये विजन नहीं है। ये मसला है हमारा। प्रायोरिटीज जब तक हमारी चेंज नहीं होंगी, जब मुल्क की बेहतरी की तरफ या आवाम को रिलीफ देने में, तब तक शायद हम आगे तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। अच्छा जी, और इसके साथ ही तनवीर से क्योंकि हमने स्टार्ट में इसको बताना था कि ISPR की जानिब से भी इनको मजीद एक और अवार्ड मिला है, हीरोज ऑफ पाकिस्तान। तो माशाल्लाह अब दिन ब दिन वैसे ही तरक्की की तरफ जा रहे हैं। तो अभी मुल्क की तरक्की में आप कितना रोल प्ले कर रहे हैं और यहाँ के हमारे नौजवानों को किस तरह लेकर चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो ना पहले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जितनी कैपेसिटी है जितना कर सकते हैं। वैसे तो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, अभी यूथ देखें तकरीबन 13-14 करोड़ लोग हैं, बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से देखें तो शायद हमारी कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। लेकिन बस कहते हैं ना, बारिश का पहला कतरा ही समझ लें, या एक अपनी तरफ से जो हो सकती है कंट्रीब्यूशन वो तो कर रहे हैं। अच्छा, आप किस वजह से यूथ हमारी जो है वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग की तरफ उनका कितना इंटरेस्ट आपको नजर आता है? देखिए अब हो रहा है ना, देखिए अब हो क्या रहा है, देखिए अब हमने इस तरह का, मेरी जो कोशिश होती है ना, इस तरह का इकोसिस्टम बना दूं कि एक बच्चा, अब हमारे यहाँ पता है क्या है, हमारे देखा देखी बहुत ज्यादा होती है कि अब मैं वैसे कुछ नहीं कर रहा, जब मेरे हमसाये के घर के बाहर गाड़ी आएगी ना उसकी कमाई से, तो फिर मुझे अम्मा भी कहेगी तू बड़ा निखट्टू है, बैठा है, वेला है, काम नहीं करता। फिर मेरे दोस्त भी कहेंगे यार वो तेरे साथ ही खेलता कूदता था, हाँ, वो देखो माशाल्लाह काम करने लग गया है और आज कहाँ पहुंच गया, तू कुछ नहीं कर रहा। तो ये जो चेन होती है ना, ये मोटिवेशन हम वैसे जबान से जितनी मर्जी देते रहे, बच्चा नहीं मानेगा, एक दिन मोटिवेट रहेगा, 2 दिन मोटिवेट रहेगा। हाँ। जब वो ये देखेगा ना कि यार दूसरे लोग कर रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं, कह रहे हैं लिठा चांद बने यार, तो वो जब देखेंगे ना कि चांद निकला हुआ है, तो वो फिर खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं। सही। एक कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, हमाद खान है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे घर पे हमला हुआ है, शायद शौकत ने मेरे वालदा पे ईंटें मारी हैं मैम मेरे घर पे। तो
इसलिए मैं आपको वीडियो सेंड करना चाह रहा हूँ ताकि अपने चैनल पर आप चला सके। अच्छा चलें, आप ना अपना नंबर प्लीज नोट डाउन करवा दें प्लीज, जो है ना सुफियान, इनका नंबर ले लो और फिर हम इसके ऊपर जो है हमारे कोई रिपोर्टर आपके पास पहुंच जाएगा और इसको कवर कर लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। टाइम भी हमारे पास बहुत शॉर्ट था। तनवीर, कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूवर्स को? यूथ के लिए मैसेज है, यूथ के लिए मैसेज यही है कि महंगाई का अगर हम रोना रोते रहेंगे, ऑब्वियसली है, फैक्ट है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे ही रहेंगे क्योंकि महंगाई अब रिवर्स नहीं होने वाली, इस बात को आप तस्लीम कर लें। अब नेक्स्ट ऑप्शन बच जाता है कि अपनी इनकम को जो है ना वो आप अपडेट करें, उसके लिए ऑनलाइन फील्ड से जुड़ जाए। अगर आपने डिग्री करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, मशीन लर्निंग है, इतनी फील्ड्स आ रही हैं अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि नई एक पूरी इंडस्ट्री नई क्रिएट हो रही है ना। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे तो उसमें नया कुछ हो रहा है। अब इस तरह की जॉब्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपने एआई को बताने के लिए एक पूरी जॉब क्रिएट हो गई है। सही। तो अब जब मॉडर्न चीजों को आप अडॉप्ट करेंगे ना, तो आप रेस में इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं। मिसाल के तौर पर एमबीए करते हैं तो दुनिया में करोड़ों एमबीए फिर रहे हैं। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो रेस है वो बाकियों के साथ स्टार्ट हुई है, तो आपका कंपटीशन इतना ज्यादा आपको फील नहीं होगा। तो ये चीज आप नोट करें, इसके साथ लेके चलें और बाकी अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखें। बहुत शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये मैसेज दूंगा कि जो हमारा आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, उस ट्रैक पर नहीं आएंगे, हमारे लिए आगे बढ़ने के इम्कानात नहीं रहेंगे। इसीलिए हमने कहा इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।